ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 431 राजा फ्रीजा तुम्हें जाने नहीं देगा। कभी कभी वास्तविक स्थिति अक्सर इतनी सही और सुंदर नहीं होती थी। यह कुछ हद तक कुई की उम्मीदों के खिलाफ गया। उससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करने के बाद पिकोलो ने केवल थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, जैसे कि बिल्कुल भी भयभीत न हो। हम्फ, नाटक करना जारी रखो। वे शायद इस समय बहुत डरे हुए हैं। कुई मुस्कुराया। वह पिकोलो और गोहन को देखते हुए आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। क्या एक मूर्ख और आत्मा राय वाला विदेशी। पिकोलो ने अचानक अपना लबादा उतार दिया और चिल्लाया। कुई की तुलना में अधिक हिंसक और विनाशकारी ताकत अचानक उससे निकली। काच, जमीन कांप रही थी और शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा कुछ कंकड़ खींच लिए गए थे, जिससे जमीन हवा में तैरने के लिए छोड़ दी गई थी। उसी समय कुई के कान में ऊर्जा डिटेक्टर ने कर्कश अलार्म ध्वनि जारी की और संख्याओं की श्रृंखला तेजी से बढ़ी। 13,000, 15,000, 19,000, 24,000। बूम! जमीन पर अचानक एक गोल गड्ढा दिखाई दिया और मजबूत पृथ्वी टोफू की तरह हो गई। कुई ने भौंचक्का देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास लिखा हुआ था। उसका चेहरा कठोर हो गया और उसकी आत्मसंतुष्ट मुस्कान जम गई। वह घबराकर बेजान हो गया और बुदबुदाया, यह असंभव है। आपकी युद्ध शक्ति इतनी अधिक कैसे हो सकती है? उनका ऊर्जा डिटेक्टर नवीनतम मॉडल का था और पहचान सीमा अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत बड़ी है। इस प्रकार कुई पिकोलो द्वारा प्रकट की गई युद्ध शक्ति को देख सकता था, एक संख्या जिसने उसे निराशा में छोड़ दिया। हम्फ, पिकोलो चिल्लाया। उसकी बेरहम आंखें कुई को घूर रही थीं। आप मेरी युद्ध शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह आपको डराने के लिए पर्याप्त है? यदि कुई 1 साल से अधिक समय पहले पृथ्वी पर आया था, तो पिकोलो उसके लिए एक मैच नहीं हो सकता था। हालांकि कुई 1 साल देर से था। इस 1 वर्ष के दौरान पिकोलो ने माउंट पाओजू की सुविधाओं का उपयोग करके कड़ी मेहनत की थी, जिसने उनकी युद्ध शक्ति को 2 गुना से अधिक कर दिया था। कुई अवाक था। जैसे ही उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था, उसके पैरों के तलवों से ठंड बढ़ गई। उसका दिल निराशा में धड़क रहा था। 6,000 की असमानता लगभग एक दुर्गम खाई थी। अचानक कुई की आकृति धुंधली हो गई क्योंकि वह तेज गति से आगे बढ़ रहा था और बाहर निकल रहा था। डरावनी मुट्ठी हवा में उड़ रही थी। कुई की आंखों के कोने खून के प्यासे प्रकाश से चमक रहे थे। उसका हमला गोहन पर निर्देशित था, उसे घायल करने के लिए नहीं, बल्कि भागने के अवसर की तलाश करने के लिए। हालांकि उन्होंने अभी भी उनके और पिकोलो के बीच असमानता को कम करके आंका। जैसे ही उसका हमला गोहन तक पहुंचने वाला था, पिकोलो ने बगल में झुककर कुई की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ते हुए अपनी बेरहम हथेली को फैला दिया। हमला, जिसमें एक भयानक शक्ति शामिल थी, अचानक बंद हो गया, जिससे हवा फटने की आवाज देने लगी। फिर पिकोलो की उदासीन और निर्दयी आंखें कुई पर पड़ीं। काच, फिर एक भयंकर हमले के साथ कुई के अंग अलग हो गए और उसका शरीर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें अविश्वास और निराशा से भरी थीं। लानत है, यह निम्न स्तरीय ग्रह कैसे है? ये स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय ग्रह है, जैसा कि उसने गुस्से से शाप दिया। कुई ने उन एलियंस का कठोरता से तिरस्कार किया जिन्होंने पृथ्वी के स्तर को निर्धारित किया था। उद्धरण ... उनकी गलतियों के कारण मैं, कुई, आज यहाँ गिर जाऊंगा। इस पल में कुई ने सभी अनावश्यक विचारों को बंद कर दिया। वह बस तुरंत अपने अंतरिक्ष यान के लैंडिंग साइट पर लौटना चाहता था और पृथ्वी छोड़ना चाहता था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि पिकोलो ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। अगर कुई ने गोकू का सामना किया होता, तो शायद उसके पास अभी भी जीवित रहने का एक पतला मौका होता। बेशक, इस दुनिया के गोकू के पास बहुत अधिक परिपक्व दिमाग था, और कुई सबसे अधिक संभावना है इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। गोहन, अब मैं तुम्हें थोड़ा सबक सिखाने जा रहा हूँ। दुश्मन का सामना करते समय आपको नर्म दिल नहीं होना चाहिए, और भले ही आपका दुश्मन पूरी तरह से स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता खो चुका हो, आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। जैसे यह आदमी, भले ही मैंने उसके सभी अंगों को काट दिया है, लेकिन उसका मुंह, आंखें और यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी अभी भी हमला करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। पिकोलो ने क्रूरता से व्यंग्य किया। युवा गोहन को थोड़ा थोड़ा करके अपने दृष्टिकोण सिखाए। ठीक है, गोहन ने सिर हिलाया। ये देखकर पिकोलो ने हंसते हुए कहा, मेरी शिक्षाओं के तहत गोकू का बेटा धीरे धीरे मेरे शिविर में खड़ा होगा और फिर मुझे दुनिया पर शासन करने का अवसर मिलेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बेवकूफ नामिकियान, भले ही तुम मुझे मार डालो, महान राजा फ्रीजा तुम्हें जाने नहीं देगा। आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा डिटेक्टर के रूप में सेवा करने के अलावा मेरे कान पर डिवाइस का उपयोग संचार उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। राजा फ्रीजा को अब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। बस रुको, महान राजा फ्रीजा निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। यह जानकर कि उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं था, कुई गुस्से से चिल्लाया जब तक कि उसकी आवाज कर्कश नहीं हो गई, क्योंकि उसने फ्रीजा के नाम के साथ पिकोलो को डराने की कोशिश की। कुई का धर्मी रूप भव्य और विस्मयकारी था, और जो लोग अनजान थे, उन्होंने उसे एक बहादुर और भयंकर योद्धा के रूप में गलत समझा।
होगा फ्रीजा हम्प, वह शायद कुछ भी महान नहीं है। पिकोलो ने अपना पैर उठाने और उस पर पैर रखने से पहले जमीन पर एलियन को हिकारत से देखा। उसकी शक्ति तुरंत फूट पड़ी, कुई के सिर को जमीन के नीचे दफन कर दिया। एक विशाल बल पृथ्वी के स्ट्रेटम में घुस गया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया क्योंकि 1 किलोमीटर दूर आसपास के क्षेत्र में दरारें दिखाई दी। कुई ने थोड़ी देर के लिए संघर्ष किया, इससे पहले कि उसके हिलते हुए शरीर ने जीवन के सभी संकेत खो दिए। नोवेल यूएसबी कॉम ब्राट, आपको अपने दुश्मनों के साथ बेरहमी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। केवल मृत दुश्मन ही अच्छे दुश्मन होते हैं। पिकोलो गोहन को तेजी से कुटिल बनाने के लिए बाध्य था। जैसे उसे गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई हो, गोहन ने जोर से सिर हिलाया, उसकी बैंगनी आंखें एक विचित्र चमक के साथ झिलमिला रही थीं। इस समय एक और छाया चमकी। यजिरोबे कटाना ले जाते हुए उड़ गया और जमीन पर लड़ाई के निशान और मृत शरीर को देखने के बाद वह भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, यह आदमी तुम्हारे द्वारा मारा गया था, कचरा, तुम्हारे पास वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत थी। पिकोलो ने संक्षेप में यजिरोबे की ओर देखा और धीरे से कहा, हे, मेरा कटाना हाल ही में एक सुपरलॉय का उपयोग करके बनाया गया था, दुर्भाग्य से। यजिरोबे पिकोलो के शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ और अंदर की ओर आह भरी। लुकआउट पर बूढ़े कामी ने नश्वर दुनिया की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। जैसे जैसे उसने देखा, उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। जब कुई पृथ्वी पर उतरा तो ओल्ड कामी ने पहले ही उसे खोज लिया था, लेकिन उसने शांति से देखना चुना। एक तरफ दुश्मन बहुत मजबूत था, पूरी तरह से अपनी क्षमता से अधिक था, और दूसरी तरफ पृथ्वी पर अभी भी पिकोलो जैसा मजबूत विशेषज्ञ था। क्या ये वास्तव में ब्रह्मांड से जुड़ने का समय है? ब्रह्मांड के विशेषज्ञों के पृथ्वी पर आने की उभरती प्रवृत्ति के कारण ओल्ड कामी को यह आभास था कि समय बदल रहा है। अपने दिल में ओल्ड कामी समझ गया कि इस दुश्मन के बाद वे अधिक भयावह दुश्मनों का सामना करेंगे, या वे सीधे भयावह फ्रीजा का सामना कर सकते हैं। इस समय गोकू और अन्य लोग काइसामा के स्थान पर प्रशिक्षण ले रहे थे और पृथ्वी की रक्षा के लिए केवल पिकोलो बचा था। ये वास्तव में विडंबना है कि जिसने पृथ्वी की रक्षा की, इस बार राजा पिकोलो था, जो दुनिया को जीतना चाहता था। बूढ़े कामी के बूढ़े चेहरे ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ची गोकू, मुझे उम्मीद है कि आप पहले प्रशिक्षण समाप्त कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। हालांकि पिकोलो के तरीके शातिरता से भरे हुए हैं, लेकिन दुष्ट एलियंस का सामना करते समय यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे भूल जाओ, उन्हें पीड़ित होने दो। बूढ़े कामी ने असहाय होकर बुदबुदाया क्योंकि वह नश्वर दुनिया में पिकोलो और गोहन को देख रहा था। दूसरी तरफ दूर फ्रीजा मुख्यालय में एक एक करके गोलाकार अंतरिक्ष यान वायुमंडल के बाहर पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे और पीछे यात्रा करते रहे। विशाल आकाश सभी आकारों के अंतरिक्ष यानों से घिरा हुआ विशेष रूप से हलचल लग रहा था। कुछ साल पहले शक्तिशाली राजा फ्रीजा के लौटने के बाद सभी फ्रीजा बलों ने यथासंभव कड़ी मेहनत की और पूरे उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 5 साल बाद फ्रीजा के शासन के तहत क्षेत्र कई गुना विस्तारित हुआ। उत्तरी क्षेत्र के 90% क्षेत्र को फ्रीजा के शासन के तहत शामिल किया गया था। केंद्रीय संचार क्षेत्र में उज्ज्वल स्थान थे जो फ्रीजा कोर में शक्तिशाली योद्धाओं के ठिकाने का प्रतिनिधित्व करते थे। अचानक उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कुई के स्रोत का प्रतिनिधित्व करने वाला उज्ज्वल स्थान स्क्रीन से गायब हो गया और एक भेदी अलार्म जल्दी से बज उठा। ये देखकर कुई के साथ संपर्क बनाए रखने के प्रभारी एलियन ने कहा। सिग्नल गायब होने से पहले ये जल्दबाजी में खड़ा हुआ और अंतिम संचार संदेश रिकॉर्ड किया और फिर यह एक रिपोर्ट बनाने के लिए बाहर निकल गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 432 पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए तागोमा भेजे फ्रीजा का महल। तकनीकी प्रगति के निशान सफेद इमारत के मुख्य भाग में हर जगह पाए जा सकते हैं जो उज्ज्वल प्रकाश के नीचे चमक रहा था। नवंबर लाज़्ब कॉम 10 मीटर से अधिक लंबे मंच पर फ्रीजा एक अंडे के आकार के अंतरिक्ष यान पर गर्व से बैठा था, जिसकी सफेद पूंछ अंतरिक्ष यान के एक कोने से नीचे लटक रही थी, हल्के से लहरा रही थी। फ्रीजा इत्मीनान से बाहर के दृश्यों को देख रहा था, एक गहरे लाल रंग के तरल से भरा गोबलेट पकड़े हुए। उसके ठंडे बैंगनी होंठ एक बर्फीली और दुष्ट मुस्कान में घुंघराले थे। इस समय संचार केंद्र से एलियन जल्दी से अंदर भाग गया। क्या हुआ? फ्रीजा का अंतरिक्ष यान घूम गया और रक्त लाल विद्यार्थियों की एक जोड़ी ने घबराए हुए एलियन को देखा। असीम दबाव ने एलियन के दिल को धड़कन दिया। अपनी लार निगलते हुए एलियन ने कांपते हुए कहा, राजा फ्रीजा, सर कुई के जीवन का संकेत गायब हो गया है। ठीक है, वह कौन है? फ्रीजा ने धीरे से पूछा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वेदी शीतलता किसी की आत्मा को ठंडा करने में सक्षम लग रही थी। डोडोरिया जो बगल में खड़ा था ने कहा, राजा फ्रीजा, हाल के दिनों में कुई वह व्यक्ति है जो अक्सर महामहिम के ग्रहों के उपनिवेशीकरण में योगदान देता है। ओह, और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने महामहिम के लिए 23 निम्न स्तरीय ग्रहों पर विजय प्राप्त की थी। ओह, इस राजा के पास इतनी उपयोगी प्रतिभा थी। रिपोर्ट देने वाले एलियन की ओर अपनी नजर घुमाते हुए फ्रीजा ने एक मुस्कान दी जो एक मुस्कान की तरह भी नहीं लग रही थी और कहा,
आप कह रहे हैं कि उसका जीवन संकेत गायब हो गया है? हाँ, ये सर कुई द्वारा भेजा गया अंतिम संचार संकेत है। एलियन घबरा गया क्योंकि वह तुरंत कुई की संचार रिकॉर्डिंग के ऊपर से गुजर गया। उद्धरण चिन्ह ... लानत है, यह निम्न स्तरीय ग्रह कैसे है? ये स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय ग्रह है। कुई की रिकॉर्ड की गई ध्वनि बजी। ग्रह के स्तर को चिन्हित करने वाले एलियंस के साथ उनकी नाराजगी के अलावा उनके शब्दों में फ्रीजा के लिए सम्मान भी था। उद्धरण चिन्ह ... ऊर्जा डिटेक्टर के रूप में कार्य करने के अलावा मेरे कान पर डिवाइस का उपयोग संचार उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। राजा फ्रीजा को पता होगा कि यहाँ क्या हुआ था। बस रुको, महान राजा फ्रीजा निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। कुई की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फ्रीजा ने आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियों को थपथपाया और अफसोस में सांस ली। हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे फ्रीजा कोर में ऐसे वफादार और समर्पित अधीनस्थ थे। यह अफसोस की बात है कि वह मर गया। ओह ठीक है, कुई ने क्या कहा कि पृथ्वी एक उच्च स्तरीय ग्रह है? डोडोरिया ने कहा, हाँ सर। कुई के हत्यारे ने 24,000 की युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली है। फ्रीजा की आंखें चमक उठीं, उसकी रक्त लाल पुतलियां एक उज्ज्वल प्रकाश से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, एक उच्च स्तरीय ग्रह को जीतना इसके लायक होना चाहिए। फिर फ्रीजा ने डोडोरिया से कहा, श्री डोडोरिया, कोर में उपलब्ध किसी व्यक्ति को प्राप्त करें और उन्हें इस राजा को जीतने के लिए पृथ्वी पर भेजें। डोडोरिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, महाराज, वर्तमान में हमारे पास जनशक्ति की कमी है। अबो और कादो बंधु उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में स्थिति को स्थिर कर रहे हैं। शिसोमी अभी भी पूर्वी भाग में एक अभियान पर है। दक्षिणी भाग के लिए जहां पृथ्वी स्थित है, यहाँ से बात करने के बाद डोडोरिया ने सिर हिला दिया। उत्तरी क्षेत्र में एक अत्यंत विशाल स्टारफील्ड है जिसमें अनगिनत ग्रह हैं। हाल के वर्षों में फ्रीजा फोर्स ने उत्तरी क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हालांकि क्षेत्र के विस्तार से जनशक्ति की कमी पैदा होनी तय थी और उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र में विद्रोही बलों के लगातार उभरने के साथ वे वास्तव में कई विशेषज्ञों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या तागुमा अपने प्रशिक्षण से वापस नहीं आया? उसे जाने क्यों नहीं दिया जाता? इस समय बाल्फे जो बगल में खड़ा था बोल रहा था। उसका मेढक के आकार का चेहरा घूर रहा था। फ्रीजा के शिविर में उच्च तकनीक सहायक कर्मचारियों के प्रभारी स्टाफ अधिकारी बाल्फे ने फ्रीजा के बचाव में भाग लिया था और उसे जीवन में वापस लाया था। इसलिए वह और डोडोरिया अब फ्रीजा के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय अधीनस्थ थे। तागुमा, क्या आपका मतलब शिसोमी के साथी तागुमा से है? क्या उसकी युद्ध शक्ति केवल 20,000 के आसपास नहीं है? क्या वह उस उच्च स्तरीय ग्रह को जीतने में सक्षम होगा? डोडोरिया की तागुमा की समझ अतीत से बनी रही। जब तागुमा फ्रीजा कोर में शामिल हो गए तो उनकी युद्ध शक्ति डोडोरिया या जरबोन जितनी अच्छी नहीं थी। बाल्फे ने कहा, हे श्री डोडोरिया, आपकी जानकारी पुरानी है। तागुमा एक प्रतिभाशाली है। 10 से अधिक वर्षों तक शिसोमी के साथ मिलकर काम करने के बाद उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। अन्यथा जब अबो और काडो भाइयों ने हाथ मिलाया तो वह विरोध नहीं कर पाते। 7 या 8 वर्षों के दौरान जब फ्रीजा मौजूद नहीं था, फ्रीजा कॉप एकजुट नहीं था। आंतरिक विभाजन बहुत गंभीर था। अबो और काडो भाई शिसोमी और तागुमा के विरोधी थे। हालांकि बाल्फे उस समय पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। स्टाफ अधिकारी के रूप में वह किंग फ्रीजा के कोर में होने वाली हर चीज को जानता था। डोडोरिया ने अपना सिर हिलाया और शर्मिंदगी में मुस्कुराया क्योंकि उसने पूछा, मुझे यह नहीं पता था। तो तागुमा की युद्ध शक्ति कितनी है? उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति 420,000 है। बाल्फे कहते हुए हंसने लगे। क्या? डोडोरिया उछल पड़ा। उसकी आंखें एक गेंद की तरह चौड़ी हो गईं और उसके पूरे शरीर पर वसा सदमे से कांपने लगी। डोडोरिया ने अविश्वास में पूछा, क्या तुमने कोई गलती की? तागुमा के पास 420,000 युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? यह एक गलती नहीं है। तागुमा का एक विशेष संविधान है। हर बार जब उसे तब तक पीटा जाता है जब तक कि वह मरने के कगार पर नहीं होता, वह अपनी ताकत को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक पुनर्जनन मशीन का उपयोग करता है जो तेजी से उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाता है, विशेष रूप से उसके प्रतिरोध को। बाल्फे ने विस्तार से बताया। तागुमा एक अजीब जाति का था जो एक विशेष ग्रह से आया था। उनके शरीर की सतह राख भूरे रंग की त्वचा में ढकी हुई थी जो एक मिट्टी की तरह दिख रही थी। निम्नलिखित मुख्य कहानी में तागुमा ने फ्रीजा के साथ प्रशिक्षण लिया जो नरक से लौट आया था। अपने प्रशिक्षण साथी के रूप में उन्हें दिन के दौरान फ्रीजा द्वारा पीटा गया था, जबकि उन्होंने रात में अपनी ताकत को ठीक करने के लिए पुनर्जनन मशीन का उपयोग किया था। 4 महीनों में उनका पुनर्जन्म हुआ और उनके पास एक साधारण विदेशी से कहीं अधिक युद्ध शक्ति थी। हो, इस राजा के अधीनस्थों में इतना सक्षम व्यक्ति है ना? बुरा नहीं है। प्रशंसा में कहते हुए फ्रीजा ने अपने होंठों को पस किया। उसकी रक्त लाल पुतलियां पागलपन से भर गई थीं। तागुमा मजबूत था, लेकिन फ्रीजा की आंखों में वह अभी भी एक चींटी थी जिसे किसी भी समय मौत के घाट उतारा जा सकता था। इस प्रकार फ्रीजा को डरने की जरूरत नहीं थी और कैप्टन गिन्यू की तरह कुई केवल एक अधीनस्थ था।
फ्रीजा ने कहा, फ्रीजा कोर से 10,000 योद्धाओं को स्थानांतरित करें और तागोमा उन्हें दक्षिणी क्षेत्र में ले जाएं। डोडोरिया चौंक गया। उन्होंने अविश्वास में कहा, राजा फ्रीजा, पृथ्वी जैसे एक महत्वहीन ग्रह के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा कोर में पीछे हटने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। चिंता मत करो, श्री डोडोरिया। ये राजा तागोमा को भेज रहा है, न कि केवल पृथ्वी जैसे एक महत्वहीन ग्रह के लिए। उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में दक्षिण में, क्या ये ब्रह्मांड का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? ये राजा छोटे उत्तरी क्षेत्र में कैसे छेद कर सकता है? इस राजा का उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड को जीतना है। फ्रीजा ने शांति से कहा, जैसे कि ब्रह्मांड पर कब्जा करना केवल एक मामूली मामला था। डोडोरिया फ्रीजा की गहरी प्रशंसा में था। उसका गुलाबी लाल शरीर उत्तेजना में कांप रहा था क्योंकि उसने कहा, हाँ हाँ, महामहिम के पास एक शानदार दृष्टि है। स्थानांतरण, उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर अपर्याप्त कर्मचारी हैं तो हम उपनिवेशित ग्रहों से इकट्ठा कर सकते हैं। राजा फ्रीजा के इरादों को समझने के बाद केवल डोडोरिया, जो लंबे समय से फ्रीजा का अनुसरण कर रहा था, जानता था कि कब चापलूसी करनी है और कब नहीं। आखिरकार क्या डोडोरिया को एक उच्च स्थान का आनंद नहीं मिलेगा यदि फ्रीजा ने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया? हे ओह, यह सही है श्री डोडोरिया। फ्रीजा मुस्कुराया और फिर धीरे से आदेश दिया, तागोमा को सूचित करें और उसे पृथ्वी पर हमला करने के लिए 10,000 कोर योद्धाओं का नेतृत्व करें। पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण की ओर जारी रखें और ब्रह्मांड के केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करें। समझ में आया, हे महाराज? बुद्धिमान है। डोडोरिया और बाल्फे ने राजा फ्रीजा के आदेशों को पारित करने के लिए अपने बगल में एलियंस को आदेश देने से पहले जवाब दिया। एक बार जब विशाल कॉप मशीन ऊपर और चल रही थी तो इसकी शक्ति बहुत भयावह थी। सिर्फ 5 या 6 दिनों में 10,000 से अधिक एलियंस इकट्ठा हुए। उन सभी के पास 1,000 या उससे अधिक की युद्ध शक्ति थी और उनमें से 10,000 या उससे अधिक की युद्ध शक्ति वाले शक्तिशाली योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर तागोमा के नेतृत्व में अंतरिक्ष यान में सवार एक सेना ने पृथ्वी की ओर उड़ान भरते हुए एक शक्तिशाली तरीके से यात्रा शुरू की। डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान समूहों में इकट्ठा किए गए थे। उनका भयंकर रूप ऐसा लग रहा था जैसे वे प्राचीन काल से विशालकाय थे, जिनके क्रूर मुंह खुले हुए थे, अद्वितीय और भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 433। 7 दिन बाद उत्तरी क्षेत्र के दूसरी ओर वेगेटा को भी कुई की मृत्यु की खबर मिली। अभिमानी राजकुमार ने अपने चेहरे पर एक धुंधली सी गंध प्रकट की। वह बेवकूफ आदमी आखिरकार बाहर मर गया। वह जल्दी मर गया, या ये राजकुमार जल्द या बाद में उसे मार डालता। खुद को सोचकर वेगेटा ने अपने हाथ में रखे मांस के टुकड़े को जमकर काटा। उसके चारों ओर ऑक्टोपस जैसे एलियंस पड़े हुए थे। नप्पा ने चकित होकर खाना खाते हुए कहा, वेगेटा, मैंने सुना है कि फ्रीजा ने तागोमा को किसी ग्रह पर एक सेना का नेतृत्व किया है। पृथ्वी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वेगेटा ने जबरदस्ती अपने हाथ में भोजन फेंक दिया। नप्पा, हम भी पृथ्वी पर जा रहे हैं। नप्पा वेगेटा के अचानक फैसले से हैरान हो गया और उसने जल्दी से कहा, वेगेटा, क्या आप फ्रीजा को पृथ्वी पर हमला करने में मदद करने की योजना बना रहे हैं? हमने काफी वर्षों से एक मिशन नहीं किया है, इसलिए हम आसानी से फ्रीजा द्वारा संदेह किया जाएगा। हमें इस अवसर का उपयोग कुछ श्रेय अर्जित करने के लिए करना चाहिए। बेवकूफ, अगर तुम अभी भी फ्रीजा के लिए अपना जीवन फेंकना चाहते हो तो ये राजकुमार अब तुम्हें मार देगा। वेगेटा नप्पा को देखने के लिए मुड़ा और बेरहमी से कहा, उसके हाथों में एक भयावह ऊर्जा की गेंद बन रही है। अपने चेहरे से ठंडा पसीना टपकने के साथ नप्पा ने घबराहट में अपने हाथों को निगल लिया और कहा, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, ये सिर्फ है। बेवकूफ, फ्रीजा हम सैयों का दुश्मन है। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उन विचारों को त्याग दें। वेगेटा ने अपने हाथ में ऊर्जा की गेंद को दूर तक फेंक दिया और प्रकाश की एक भयानक गेंद तुरंत उगते सूरज की तरह आकाश में उठी। एक विशाल मशरूम बादल वायुमंडल में टूट गया। बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर पूरा ग्रह एक विशाल चमक के साथ जगमगा उठा, जिसके बाद जंगली और भयंकर तूफान आए। ग्रह की सतह जमीन से ऊपर उठ गई और सभी जंगल नष्ट हो गए। नप्पा ने अराजक और विनाशकारी बवंडर का सामना करने के लिए अपने हाथों को अपने माथे के सामने रखा, क्योंकि एक बर्फीले एहसास ने उसकी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण ... मर जाएगा, मैं सच में मर जाऊंगा। नप्पा ने वेगेटा की निचली पंक्ति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वेगेटा एक साथी सयान के रूप में अपनी पहचान की परवाह किए बिना उसे बेरहमी से मार देगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वेगेटा ऐसा करेगा, क्योंकि वेगेटा को अब पता था कि वह ब्रह्मांड में एकमात्र सयन नहीं था। इस प्रकार नप्पा का जीवन पहले से ही बहुत कम मूल्य का था। एक पीले चेहरे के साथ नप्पा कांप गया और पूछा, वेगेटा, मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन फिर हम पृथ्वी पर क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि पृथ्वी नाम परिचित है? वेगेटा ने अचानक पूछा। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर ऐसा लगता है। क्या आपने इसके बारे में कहीं सुना है? बेवकूफ, क्या राडिट्स ने पहले उल्लेख नहीं किया था कि
उसका एक भाई है जिसे उसके पिता ने एक ग्रह पर भेजा था। हाँ, नप्पा ने अपनी हथेली पर मारा, लेकिन रॉडिट्स का भाई काकरोट पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। आखिरकार यहाँ तक कि रॉडिट्स को भी उसके परिवार द्वारा ले जाया गया था। काकरोट अब पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। क्यों न जाएं, भले ही काकरोट पृथ्वी पर न हो, क्या फ्रीजा की योजना को नष्ट करना अच्छा नहीं होगा? वेगेटा बुरी तरह से हंसे, उनका पूरा चेहरा ठंड में ढका हुआ था। नप्पा चौंक गया क्योंकि उसने कहा वेगेटा फ्रीजा के साथ सार्वजनिक रूप से संबंध तोड़ने वाला था। वेगेटा, तुम कितने आश्वस्त हो? फ्रीजा ने 10,000 से अधिक एलियंस भेजे हैं और उनमें विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा हम नहीं जानते कि टैगोमा कितना मजबूत है। नप्पा ने उसे मनाने की कोशिश की क्योंकि वह पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके नाजुक शरीर के साथ वह इतने सारे एलियंस का विरोध नहीं कर सकता था। जाने और मौत को गले लगाने में कोई अंतर नहीं था। हालांकि वेगेटा निर्धारित था, इसलिए नप्पा के पास विरोध करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वेगेटा ने धीरे से कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस राजकुमार ने कुछ साल पहले ही 50,000 की युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली थी और मैं इन कुछ वर्षों में निष्क्रिय नहीं रहा हूँ। तो आपकी वर्तमान युद्ध शक्ति क्या है? नप्पा ने सावधानी से पूछा। 120,000। वेगेटा ने गर्व से कहा, जिससे नप्पा दंग रह गया। 120,000 युद्ध शक्ति, यह शायद सयन के बीच अभूतपूर्व है। वह वास्तव में प्लेनेट वेगेटा के इतिहास में अब तक का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। नप्पा हैरान था और साथ ही वह खुद को भाग्यशाली मानने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वेगेटा इतना शक्तिशाली है तो पृथ्वी पर जाना इतना खतरनाक नहीं होगा। क्या ये सिर्फ कुछ एलियंस नहीं है? वेगेटा की ताकत के साथ क्या उनसे निपटना आसान नहीं होगा? नप्पा प्रफुल्लित हो उठा, उसने अपना सिर खुजलाया और जोर से हंसा। वेगेटा ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, आप भी इन कुछ वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे हैं और आपकी युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। अब ये कितना है? नप्पा ने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, ज्यादा नहीं, शायद 9,000 युद्ध शक्ति। कचरा, मुझे परवाह नहीं है अगर आप पृथ्वी पर मर जाते हैं। एक उदास चेहरे के साथ वेगेटा फिर से रोने से खुद को रोक नहीं सका। नप्पा, ये कचरा, जब रॉडिट्स चले गए तो आप 7,000 तक पहुंच गए थे। इतने वर्षों के बाद ये केवल 2,000 अंक बढ़ा। मत करो, शर्मनाक हम्प। इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 1 साल का समय लगेगा। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं एक बड़ा अंतरिक्ष यान खरीद सकता हूँ। इस साल आराम से सोने के बारे में भी मत सोचो, ठीक से ट्रेन करो। जबकि फ्रीजा कॉप्स और वेगेटा पृथ्वी की ओर भाग रहे थे, यूनिवर्स 6 पर जिया ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और यूनिवर्स 7 में लौट आया। जैसे ही वह ग्रह होंगशान में लौट आया, जिया शिलिंग और मायस की तलाश में चला गया। 3 साल से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखने वाले जोड़े ने एक दुर्लभ गर्मजोशी का आनंद लिया। नोवेल यूएसबी कॉम इन कुछ वर्षों में जिया यूनिवर्स 6 में मजबूत विशेषज्ञों को चुनौती दे रहा था और धीरे धीरे उच्च तीव्रता वाले युद्ध से अनुभवों को अवशोषित कर रहा था। यह एक दुर्लभ अनुभव था। हालांकि शिलिंग और मायस भी निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने विस के तहत प्रशिक्षण लिया और अब उनका सुपर सयान 2 राज्य एक बेहद गहरे स्तर पर विकसित हो गया था। यदि वे मेलिंग में घुल मिल गए और यदि जिया सावधान नहीं था तो उसे भी उनके हाथों हार का सामना करना पड़ सकता है। बिस्तर पर जिया ने धीरे धीरे यूनिवर्स 6 में अपने अनुभवों को याद किया। शिलिंग और मायस ने जिया की बाहों में लेटते हुए अपने सिर झुकाए चुपचाप सुन रहे थे। हालांकि वे तीनों एक विवाहित जोड़े थे, लेकिन वे अपने अपने प्रशिक्षण के कारण कई वर्षों से अलग थे। विशेष रूप से उनके बच्चों के जन्म के बाद जिया ने 3 साल के लिए छोड़ दिया, इसलिए वह दोषी महसूस किया। शिलिंग, आपने पिछले 3 वर्षों में वास्तव में कड़ी मेहनत की है। जिया ने एक हाथ शिलिंग की गर्दन के नीचे रखा और उसे अपनी नर्म त्वचा पर रख दिया। उसकी उंगलियां शिलिंग के सुंदर काले बालों के चारों ओर घूमती थीं और दूसरे हाथ ने मायस को उसी तरह गले लगा लिया। शिलिंग ने अपनी उज्ज्वल और आकर्षक आंखें खोलीं। मां जियांग और शिली की देखभाल कर रही है। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मीफेई के बारे में क्या हाल के वर्षों में कुछ हुआ है? मायस की आंखें चारों ओर देख रही थीं और उसने एक प्यारी मुस्कान प्रकट की। छोटा आदमी ठीक है, उसे बस खाना और सोना है और उसकी युद्ध शक्ति लगातार बढ़ सकती है। उसके भाई और बहन उससे बहुत ईर्ष्या करते हैं। जिया हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक महान सुपर सयान का शरीर वास्तव में साधारण नहीं था, लेकिन जिया के लिए ये तब तक ठीक था जब तक कि उसका बच्चा स्वस्थ हो सकता था। हे, जिसके बारे में बात करते हुए मैंने आपको कई वर्षों से पुरस्कृत नहीं किया है, मैं आज रात तुम्हें उचित इनाम दूंगा। जिया ने मुस्कुराते हुए मुड़कर दोनों औरतों को अपने नीचे दबा लिया। कौन डरता है? शिलिंग ने तिरस्कार में अपने होंठों का पीछा किया और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। मायस भी हार स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार उसने जिया को पकड़ने के लिए अपने हाथ खोले। उन तीनों ने युवावस्था का फव्वारा लिया था और उन्होंने परमेश्वर के प्रशिक्षण के मार्ग का अनुभव किया था।
उनकी शारीरिक स्थिति 17 या 18 साल के युवाओं की तरह ही थी। स्वाभाविक रूप से शिलिंग और मायस के चरित्र के साथ वे पुरुषों और महिलाओं के बीच चीजों के प्रति बेहद जुनूनी थे। इस प्रकार उस रात जिया ने उन्हें देर रात तक पति और पत्नी के बीच जीवन का अनुभव करने दिया और फिर दोनों महिलाएं धीरे धीरे थकावट में सो गईं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 434 जिया के बच्चे अगले दिन सूरज उगाया। सुबह के शुरुआती घंटों में लंबे समय से जमा हुई बारिश हवा में धूल को धोते हुए बिखर गई। जब लगभग भोर हो गई, बारिश रुक गई। आकाश नीला था और सूरज की रोशनी सफेद बादलों में प्रवेश कर गई थी। जंगल में रास्ते पर धीरे धीरे एक पतला कोहरा उठ गया। चमकदार और पारभासी ओस की बूंदें हरी पत्तियों पर लटकी हुई हैं, जो सूरज की रोशनी के नीचे एक रंगीन और सुंदर दृश्य को दर्शाती हैं। बेडरूम में जिया चुपचाप अपनी पीठ पर लेट गया, शिलिंग और मायस को गले लगा रहा था। कमरे के बाहर सरसराहट की आवाजों ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित किया और उसकी भौहों के कोने थोड़े बढ़ गए, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति मनोरंजन में बदल गई। ये छोटे लोग वास्तव में शरारती हैं। जिया ने अपना सिर हिलाया, चकरा दिया। 3 छोटे बच्चे अपने सिर को अंदर घुसाते हैं और अपने माता पिता के कमरे में हाथ में वाटर कलर पेन लेकर एक शरारत करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने आभामंडल को ये सोचकर रोक दिया था कि वे अपने माता पिता से खुद को छिपा सकते हैं, लेकिन जिया की इंद्रियां कितनी उत्सुक हैं। ये बच्चे, जो लगभग 3 साल के हैं, उसे कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। जब उन्होंने सोचा कि वे अपनी शरारत करेंगे, तो जिया मुस्कुराई। उसकी हथेली की एक लहर के साथ कमरे में खिड़की खुल गई और स्तब्ध बच्चों ने एक की दीवार को देखा और उन्हें खिड़की से बाहर धकेल दिया। जियांग, शिली और मीफेई, अगली बार जब आप इतनी परेशानी करेंगे तो मैं आपको थप्पड़ मारने जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत स्वतंत्र हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को प्रशिक्षित करूं? उनके पिता की जोरदार आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। कड़वा महसूस करते हुए जियांग भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या करना है? हमें खोज लिया गया। पिताजी इतने शक्तिशाली कैसे हैं? ये सब तुम्हारी गलती है। आपने कहा था कि आप अंदर घुसना चाहते हैं। शिली ने वाटर कलर पेन फेंक दिया और दोष पर धक्का दिया। जियांग ने अपनी छोटी बहन की ओर अपनी नजर घुमाई और उसने देखा कि मीफेई शांति से उसे घूर रही थी। उसकी मासूम आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसने बच्चे जैसी आवाज में कहा, पिताजी को सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि उनके नोटिस से बचना असंभव है। जियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और प्रतिक्रिया देने से पहले उसके अपरिपक्व मस्तिष्क ने लंबे समय तक काम किया। उनकी दोनों छोटी बहनों ने वास्तव में उन पर दोष मढ़ दिया था। पिताजी, हम परेशानी करना बंद कर देंगे। नाश्ते पर जियांग ने अपनी 2 बहनों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। शिली और मीफेई ने उत्सुकता से अपने महान पिता को देखा। ये पहली बार था जब उनका परिवार नाश्ते के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ था। लॉन्च साइड में बैठा था और उसने बच्चों के कटोरे को चावल से भर दिया। जिया अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वहां बैठ गया, अपने बच्चों को अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए देख रहा था। मैं देखता हूं कि आप बहुत सक्रिय रहे हैं। 3000 युद्ध शक्ति बुरी नहीं है। कल से मैं आपको ठीक से प्रशिक्षित करता हूं। साथ ही बाहर जाने और भविष्य में परेशानी पैदा करने से बचें। जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी मां, शिलिंग और फिर मायस को मासूम आंखों से देखा। हालांकि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उन्होंने चाची लॉन्च की ओर रुख किया, जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा लाड़ प्यार किया। चाची लॉन्च ने ग्लेशियरों को पिघलाने के लिए पर्याप्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे लगता है कि जिया ने बहुत समझ में आया। आपको ठीक से ट्रेनिंग करनी चाहिए। पिताजी, हम आपसे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। शिली और मीफेई ने अपनी छाती थपथपाई और घोषणा की, मैं भी इसे प्राप्त करूंगा। जियांग ने अपना सिर उठाया और कहा, उन सहयोगियों की ओर देखते हुए जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। शिलिंग ने कहा, ठीक है, पहले खाओ और फिर प्रशिक्षण के बारे में बात करो। आप नहीं जानते कि ग्रह होंगशान के लोग जो जिया से पॉइंटर्स प्राप्त करना चाहते हैं, वे एक लंबी लाइन बना सकते हैं। बच्चों ने जोर से सिर हिलाया और फिर अपना खाना खाने लगे। स्वाभाविक रूप से वे ग्रह होंगशान पर पिताजी की प्रतिष्ठा के बारे में जानते थे। इसके अलावा सयन काफी जल्दी परिपक्व हो गए और पहले से ही 3 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सी चीजें जानना शुरू कर दिया है। वे केवल शरारती थे क्योंकि उनके पिता लंबे समय से उनके पक्ष में नहीं थे और वे जिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। जिया भी यह जानता है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए उसने उन्हें शरारत करने दिया। नाश्ते के बाद तीनों बच्चों ने जिया के नेतृत्व में प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया। शिलिंग और मायस बगल से देख रहे थे। प्रशिक्षण कक्ष में गुरुत्वाकर्षण चालू नहीं था। जिया को पहले अपने बच्चों की बुनियादी स्थिति को समझना था। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और मुझ पर हमला करो। मुझे देखने दो कि तुम कितने बड़े हो गए हो। हाँ, एक जोरदार चिल्लाहट के साथ जियांग अपनी पूरी ताकत उगने वाला पहला व्यक्ति था। उनकी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई। 3000, 6000, 9000 और अंत में 12000 बैटल पावर पर रुक गया। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में चुपके से आश्चर्य का संकेत चमक रहा था। हालांकि यह उनकी उम्मीदों से परे नहीं था।
ये बच्चे असाधारण अव्यक्त प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे, जैसे उनके सबसे बड़े बेटे जियांग और दूसरी बेटी शिली, जिनके पास पैदा होने पर 800 से अधिक युद्ध शक्ति थी और इसे इतिहास में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। और यहाँ तक कि एक बार प्रसिद्ध सैयान प्रिंस वेगेटा भी युवा होने पर उनके साथ तुलनीय नहीं थे। यह इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि जिया और शिलिंग, उनके माता पिता, दोनों सुपर सैयान हैं। यहाँ तक कि मूल काम में गोटेन और ट्रंक्स अपने जन्म के कुछ वर्षों के भीतर सुपर सैयन में बदलने में सक्षम थे। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बाद के चरणों में उन्हें सुपर सैया परिवर्तन की महारत का ज्ञान था। लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से कहूंगा, हालांकि गोटेन और ट्रंक्स के पास सुपर सैयन रूप है, लेकिन उनके पास सुपर सैयान की मानसिक स्थिति और स्तर नहीं है, और उनके मार्शल आर्ट कौशल और भी खराब थे। उन्हें सुपर सैया का सबसे कमजोर संस्करण माना जा सकता है। जिया यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसका बेटा और बेटी निश्चित रूप से भविष्य में सुपर सैयान में बहुत आसानी से बदल पाएंगे। आखिरकार उनके पास उनकी रक्तरेखा की क्षमता है। इसलिए मूल काम में गोटेन और ट्रंक्स की गलतियों को न दोहराने के लिए उन्हें कम उम्र से ही सुपर सैयान के अनुरूप मार्शल आर्ट कौशल और आध्यात्मिक स्तरों से लैस करना चाहिए। जिली, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। शिली ने प्यारी सी सिर हिलाया, लेकिन एक सैयान का बच्चा एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब वे पागल हो जाते हैं तो वे बहुत भयभीत होते हैं। एक निराकार ऊर्जा जारी की गई और उसके बाद जिली ने अपनी ऊर्जा जारी करना जारी रखा, क्योंकि एक भयंकर हवा बह गई, उसके काले बालों को उड़ा दिया, जिससे वे हवा में फड़फड़ाने लगे। अंत में जियांग की ताकत पर शिली की आभा रुक गई। 12,000 युद्ध शक्ति, ये जुड़वा भाई बहनों की युद्ध शक्ति है। उसके बाद जिया ने प्रत्याशा के साथ अपनी सबसे छोटी बेटी मीफेई को देखा। अपनी सबसे छोटी बेटी के बारे में जिया उम्मीदों से भरा था। अगर भविष्य में कोई उनसे आगे निकल सकता है तो यह निस्संदेह मेरी यह बेटी होगी। मीफेई की काया महान सुपर सैयान है। जब वह पैदा हुई तो उसकी युद्ध शक्ति 10,000 अंक तक पहुंच गई, एक भयावह संख्या। बेशक उस समय मीफेई एक बेहोश हिंसक स्थिति में था। उसकी असली युद्ध शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन लेजेंडरी सुपर सैयान की एक विशेषता है, अर्थात प्रशिक्षण के बिना उनकी युद्ध शक्ति में सुधार जारी रहेगा। हालांकि इस तरह के परिणाम अनिवार्य रूप से मानसिक स्थिति को उन्नत शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे, और अंततः उनकी तर्कसंगतता धीरे धीरे हिंसक शक्ति से नष्ट हो जाएगी, एक शुद्ध हत्या मशीन बन जाएगी। ब्रोली पहले से इसका एक उदाहरण था। सौभाग्य से इस समस्या को जिया ने सुपर शेरॉन की इच्छा के माध्यम से सुधार दिया है। यद्यपि पौराणिक सुपर सैयान की शक्ति पर मीफेई का सही नियंत्रण निश्चित रूप से उसके विकास के दौरान दबा दिया जाएगा, यह निस्संदेह सबसे सही समाधान है। इस समय मीफेई बढ़ने लगी, उसके सुंदर काले बाल थोड़ा फड़फड़ाने लगे और जमीन थोड़ी कांपने लगी। 1 मीटर से कम ऊंचाई की इस छोटी लड़की पर एक भयानक शक्ति जाग गई, जैसे कि वह प्राचीन काल से एक क्रूर जानवर थी। हिंसक शक्ति अराजकता से भरी हुई थी और एक धुंधली की लौ जल रही थी, जिससे सैयन उपस्थित एक सहज दमन महसूस कर रहा था। मीफेई की अभिव्यक्ति बदल गई, पिछले निर्दोष रूप से उदासीनता और निर्दयी तक। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर झुके हुए थे और काली आंखें काले मोती की तरह चमक रही थीं। और यह पौराणिक सुपर सैयान का संविधान है। यहाँ तक कि अगर संयमित किया जाता है तो उसके शरीर में अराजक शक्ति मानसिक स्थिति को बदलने का कारण बनेगी। वर्तमान मीफेई पूर्ण तर्कसंगत था। अपनी शक्ति की पूरी रिहाई के बाद उनकी बेटी का युद्ध शक्ति मूल्य तय हो गया। नॉवल यूएसबी कॉम। पिताजी, मेरी युद्ध शक्ति कैसी है? एक अभिमानी बच्चे जैसी आवाज और काले बाल ऊपर की ओर बढ़ते हुए मीफेई सुपर सैयान की तरह लग रहा था। 80,000 युद्ध शक्ति। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया। आभा की महारत से वह देख सकता था कि उसकी युद्ध शक्ति प्राकृतिक विकास का परिणाम नहीं थी, बल्कि प्रशिक्षण से गुजरने के बाद मीफेई द्वारा प्राप्त की गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि मीफेई की समग्र शक्ति वृद्धि गुणक जियांग और जिली जितनी अधिक नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शुरुआती बिंदु अलग अलग हैं। मीफेई की वास्तविक वृद्धि बहुत आगे है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 435 काइका ग्रह। जिया ने अपने 3 बच्चों को देखा जो एक मजबूत आभा से घिरे हुए थे। अगर यह अतीत में होता तो वे विशेषज्ञ होते जो किसी क्षेत्र का प्रभार ले सकते थे, लेकिन उनके लिए जिया की उम्मीदें केवल इतनी ही नहीं थीं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सुपर सैया परिवर्तन को एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया था। आप सभी को हाथ मिलाना चाहिए और मुझ पर हमला करना चाहिए। कुछ कदम पीछे हटते हुए जिया ने उदासीन रूप से कहा, उन्हें पहले अपने बच्चों की बुनियादी स्थिति की स्पष्ट समझ प्राप्त करनी थी। ठीक है, जियांग ने जोर से जवाब दिया। उसकी छोटी सी आंखें अपनी छोटी बहनों की ओर मुड़, और फिर उसने जिया पर उनके साथ मिलकर जमकर हमला किया। शायद क्योंकि वे बच्चे थे, उनके हमले बेहद सीधे थे, जिसमें लगभग कोई कौशल नहीं था। वे हमला करने के लिए क्रूर ताकत पर भरोसा करते थे। स्वाभाविक रूप से इस तरह के हमले कौशल अत्यधिक सरल, कच्चे थे और ताकत में भारी असमानता की स्थिति में कुछ व्यवहार्यता थी। हालांकि प्रभाव बहुत कम होना तय था।
यदि किसी को समान रूप से मेल खाने वाले या थोड़े कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा तो वे आसानी से हार जाएंगे। जिया ने उनकी गतिविधियों को देखा और अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने एक मंद मुस्कान प्रकट की। आखिरकार वे अभी भी युवा थे और बहुत व्यवहार्य थे। जिया का ऊपरी शरीर मुड़ गया, 3 गोरी और कोमल मुट्ठियों को चकमा देते हुए एक बहुत ही छोटे मोड़ के साथ उसकी छाती से ब्रश कर रहा था। जिया नीचे झुक गई, पीछे मुड़ी और बच्चों के बगल में दिखाई दी। फिर उसने अपनी हथेली उठाई, अपनी तर्जनी उंगली को मोड़ा और बच्चों के माथे को हल्के से झुकाया। राज्य राज्य राज्य। एक अजीब बल उनके शरीर में घुस गया, जिससे वे पीछे की ओर उड़ गए और अचानक अपनी ताकत खो दी। बूहू, दर्द हो रहा है। अपने माथे को ढकते हुए जियांग चिल्लाया और अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस करते हुए अपने दांतों को रगड़ा। दूसरी तरफ शीली और माइफे जमीन पर बैठे थे, चिल्ला रहे थे। जिया अपने विरोधियों पर सिर्फ इसलिए दया नहीं दिखाएगा क्योंकि वे लड़कियां थीं। बस अब उसका हमला बेहद दर्दनाक था। ठीक है, मैं आपकी ताकत के बारे में कम या ज्यादा स्पष्ट हूँ। फिर हम प्रशिक्षण शुरू करेंगे, जिया की शांत आवाज सुनाई दी। जियांग और उसकी बहनों ने तुरंत अपने कपड़े सीधे किए और ध्यान से सुनते हुए ठीक से बैठ गए। पहला कदम अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीखना है। जिस तरह से आप अपनी ताकत का उपयोग करते हैं वास्तव में बहुत भयानक है, इसलिए आपको पहले अपनी की को नियंत्रित करना सीखना होगा। बेशक आपने दूसरों को देखकर इसे थोड़ा समझ लिया होगा, लेकिन यह अभी भी बहुत कच्चा है। आप एलियंस को धोखा दे सकते हैं जिन्होंने की को नहीं समझा है, लेकिन ये सामान्य विशेषज्ञों के खिलाफ काम नहीं करेगा। जिया ने प्रशिक्षण की प्रक्रिया को समझाना शुरू किया। उनकी व्याख्या बुनियादी से गहन हो गई और बुनियादी बातों को छू गई। तीनों बच्चे गंभीरता से सुन रहे थे। अपने समृद्ध अनुभव के कारण जिया के स्पष्टीकरण सटीक थे, अक्सर प्रमुख क्षेत्रों को भेदते थे। novelUSB.com। बेशक ये सभी सैद्धांतिक सामान थे और वास्तविक लड़ाई में महत्वपूर्ण ज्ञान सीखा जाना चाहिए। इस प्रकार जब उन्होंने बोलना समाप्त कर दिया तो जिया ने उन्हें एक दूसरे पर हमला करने दिया और वास्तविक लड़ाई से अनुभव के माध्यम से सीखा। सबसे पहले उन्होंने जियांग और शिली को मीफेई पर हमला करने के लिए सेना में शामिल किया क्योंकि इससे मदद नहीं की जा सकती थी। मीफेई की ताकत उनकी ताकत से काफी अधिक थी। यदि वे सेना में शामिल नहीं होते हैं तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। इस लड़ाई में बहुत सारी समस्याएं सामने आईं और जिया ने अपनी तकनीकों में मुद्दों को थोड़ा थोड़ा करके ठीक किया। बस इसी तरह जिया के मार्गदर्शन में बच्चों ने धीरे धीरे अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीख लिया। जब जिया अपने बच्चों को होंगशान ग्रह पर मार्गदर्शन कर रहा था, जो उत्तरी क्षेत्र अंडरवर्ल्ड के आयाम में बहुत ऊपर था, गोकू और अन्य लोग लंबे स्नैकवे से गुजरे और अंत में उत्तरी काय के ग्रह पर पहुंचे। वे काय को देखने और उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने का इरादा रखते थे। एक दिन नॉर्थ काय, जो धूप का चश्मा पहने हुए था, छोटे से घर से बाहर चला गया और आराम से क्रिलिन और अन्य लोगों को प्रशिक्षण के दौरान पसीने से तरबतर देखा। उनकी गति धारा प्रवाह थी जैसे कि उत्तरी काय के ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं थी, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 10 गुना अधिक थी। उत्तर काय ने भावनाओं से आह भरने के बाद कहा, मैं वास्तव में यह नहीं बता सकता कि आप अर्थलिंग थे। आखिरकार जो मुझे याद है, अर्थलिंग केवल एक बहुत कमजोर जाति होनी चाहिए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लंबे समय तक उन पर ध्यान नहीं दिया है और पृथ्वी अब एक उच्च स्तरीय ग्रह बन गई है? नहीं, अर्थलिंग अभी भी बहुत कमजोर हैं। क्रिलिन और अन्य सिर्फ एक विशेष मामला है क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण मशीन के वातावरण में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जहां तक वरिष्ठ भाई गोकू की बात है, वह अर्थलिंग नहीं है। ची ची, जो बगल में बैठा था, ने कहा। उत्तरी काय ने भ्रम में अपने धूप का चश्मा लगाया और आश्चर्य से पूछा, गोकू एक अर्थलिंग नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक अर्थलिंग की तरह दिखता है। क्या वह एक सयान हो सकता है? क्या सैयां पहले से ही विलुप्त नहीं है? अगर किसी को एक ऐसी जाति चुननी थी जो ब्रह्मांड में पृथ्वी के समान दिखती थी, तो ये सैयां होंगे। वरिष्ठ भाई गोकू वास्तव में एक सयन है। इसके अलावा सैयां विलुप्त नहीं है। जहां तक मुझे पता है, एक ग्रह है जहां सयान जाति दूर दूर के पूर्वी क्षेत्र में रहती है। वे दयालु लोग हैं। क्या ऐसी कोई बात है? मैं पूर्वी क्षेत्र की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं हूँ। उत्तर काय ने सोच समझकर सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोकू जैसा ईमानदार व्यक्ति सैयां होगा। सैयां दयालु हो सकते हैं? मैंने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा, वैसे मेरे पास एक गुप्त कौशल है जिस पर मुझे बहुत गर्व है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? उत्तरी काय अचानक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और फिर से दिखावा करना शुरू कर दिया। काय समा, तुम्हारे पास क्या गुप्त कौशल है? गोकू के कान करीब आते ही सतर्क हो गए। उत्तर काय ने गर्व से कहा, मेरे गुप्त कौशल को स्पिरिट बम कहा जाता है। हमला करते समय अपनी शक्ति का उपयोग करने के अलावा मैं पूरे ग्रह की शक्ति का भी उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हूँ तो मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का भी उपयोग कर सकता हूँ। इतना शक्तिशाली। काय समा, तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए। गोकू ने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और भीख मांगी। ये जानने के बाद कि उत्तरी काय के पास ऐसी जादुई चाल थी,
उन्होंने एक असहनीय खुजली महसूस की और तुरंत कौशल सीखने की इच्छा व्यक्त की। इस तरफ कुछ गतिविधि देखकर टिएन शिनहान और अन्य लोग चले गए। उत्तरी काय ने अपनी थोड़ी उठाई और दिल से हंसे। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे केवल दिल से शुद्ध लोग ही सीख सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों में से केवल गोकू और ची ची योग्य हैं, लेकिन मेरे पास एक और मार्शल आर्ट तकनीक भी है जिसे कायोकेन कहा जाता है। कायोकेन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कम अवधि में किसी की युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मेरा एक गौरवपूर्ण काम है जिस पर मैंने कई वर्षों तक शोध किया, लेकिन ये शरीर पर भारी बोझ डालता है। हालांकि आपकी शारीरिक स्थिति के साथ 2 बार कायोकेन का उपयोग करना बहुत आसान होगा। उत्तरी काय ने धीरे धीरे कायोकेन की विशेषताओं को समझाया और हर किसी की आंखें तेजी से उज्ज्वल हो गईं जितना वे सुनते थे। ये गुप्त कौशल बस अद्भुत है। उत्तरी काय के स्पष्टीकरण से एक बार टिएन शिनहान जैसे विशेषज्ञ जिनकी युद्ध शक्ति लगभग 100,000 तक पहुंच गई थी, कायोकेन का उपयोग करते हैं, उनकी युद्ध शक्ति सीधे 150,000 तक बढ़ जाएगी। यदि 2 बार कायोकेन का उपयोग किया जाता है तो उनकी युद्ध शक्ति 200,000 होगी। जब तक शरीर इसका सामना कर सकता है तब तक कायोकेन स्तरों को दरकिनार करके लड़ने का एकमात्र तरीका था। गोकू और अन्य लोग उत्तरी काय को चिलचिलाती आंखों से देखते हैं। उत्तर काय को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उसने बार बार सिर हिलाया था। फिर उन्होंने उन्हें सिखाया कि कायोकेन का उपयोग कैसे करें। बोलने के बाद उत्तरी काय ने गंभीरता से चेतावनी दी, एक बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए वह यह है कि इस तकनीक का आपके शरीर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें और कभी भी अपने शरीर की सीमाओं से परे न जाएं, अन्यथा ये ढह जाएगा। उन सभी ने सिर हिलाया और कायोकेन का अभ्यास करने के लिए साइड में चले गए। कायोकेन बेहद जटिल था, जिसमें मानव शरीर के सभी पहलू शामिल थे। इस प्रकार प्रशिक्षण करना बहुत मुश्किल था। समूह को कायोकेन की प्रवाह विधि में महारत हासिल करने और शक्तिशाली ताकत को इसका उपयोग करने के बाद शरीर को ढहने से रोकने के तरीके पर शोध करना था। ये देखकर कि टिएन शिनहान और अन्य लोग कायोकेन तकनीक पर अपने प्रशिक्षण के साथ अवशोषित थे, नॉर्थ काय ने थोड़ा सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और गोकू और ची ची को बुलाया। गोकू, ची ची, कायोकेन के प्रशिक्षण को अभी के लिए रोक दें। मैं पहले आपको स्पिरिट बम सिखाऊंगा, क्योंकि स्पिरिट बम सीखने से कायोकेन का उपयोग करना आसान हो जाएगा। फिर उत्तरी काय ने गोकू और ची ची को स्पिरिट बम तकनीक की निष्पादन विधि को इंगित करना शुरू कर दिया। चूंकि इसमें ग्रह की उत्पत्ति की ऊर्जा शामिल थी और गलती से अत्यधिक विनाश का कारण बन सकती थी, इसलिए उत्तरी काय ने बहुत सावधानी से बात की। गोकू और ची ची ने गंभीरता से सुना, आवश्यक भागों को नोट किया और फिर उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया। बस इसी तरह दिन बीतते गए और वे उस विशाल संकट से अनजान थे जो धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 436। एक बड़ा संकट। कोरिन की पवित्र भूमि, बड़े हरे भरे जंगल के सिरों को बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। हवा बहती है, समुद्र की तरह लहरदार। केंद्र में भव्य कोरिन टॉवर बड़े जंगल से उठा, सीधे आकाश के माध्यम से प्रवेश किया। इसे चुनौती देने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दुनिया भर के मार्शल आर्ट मास्टर मार्शल आर्ट सिटी के प्रारंभिक चयन को पास करने के बाद बहादुरी से कोरिन टॉवर के सामने खड़े थे। मार्शल आर्ट सिटी की स्थापना के 2 साल हो चुके थे और अनगिनत मार्शल कलाकारों ने चयन पारित कर दिया था। हालांकि बहुत से लोग सफलतापूर्वक कोरिन टॉवर पर चढ़ नहीं गए थे। एक दिन गैब्रियल, एक युवा मानव, आखिरकार परीक्षण से गुजरा और कोरिन टॉवर के सामने पहुंचा। आकाश में पहुंचने वाले विशाल टॉवर को देखते हुए गैब्रियल ने खुद को प्रोत्साहित किया, कोरिन टॉवर, मैं आखिरकार इसके सामने खड़ा हूं। मैं निश्चित रूप से ऊपर चढ़ूंगा। आगे बढ़ते हुए गैब्रियल ने दोनों हाथों से कोरिन टॉवर के एक उभरे हुए खंड को पकड़ लिया। हाथीदांत टॉवर में हर 5 या 6 मीटर पर एक उभरा हुआ खंड था जो थोड़े आराम की अनुमति दे सकता था। शुरू करो। अंदर की ओर बुदबुदाते हुए गैब्रियल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए कूद गया। थोड़ी देर बाद वह बादलों के रूप में ऊंचाई पर पहुंच गया। नीचे से देख रहे चैलेंजर्स ने हैरानी से कहा, यह युवक शुरुआत में पहले से ही इतना उग्र है कि बाद में उसके पास कोई ऊर्जा नहीं होगी। कोरिन टॉवर की ऊंचाई हर किसी की कल्पना से अधिक थी। यदि गैब्रियल ने अपनी ऊर्जा को समझदारी से नहीं बचाया तो वह शीर्ष पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने कहा, पहली चुनौती के दौरान अनुभव की कमी थी। क्या हमने भी पहले ऐसा नहीं किया था? एक अन्य व्यक्ति ने अपने शरीर को किनारे कर दिया, खिंचाव किया। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं फिर से टॉवर को चुनौती दूंगा। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एमएस। समय। एक काले धब्बे को ऊंचाई से गिरने से पहले एक चीख सुनाई दी और जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले काले धब्बे ने टॉवर को पकड़ लिया और उसके गिरते शरीर को स्थिर कर दिया। फिर वह फिर से ऊपर चढ़ गया और जल्द ही सभी की दृष्टि के सामने गायब हो गया। ये श्री शैतान है। वह वास्तव में दृढ़ और अटल है। वह पहले ही कई बार असफल हो चुके हैं, लेकिन वह जारी हैं। हर कोई प्रशंसा के साथ देख रहा था।
लगातार असफलताओं का सामना करते हुए वे शैतान की अटल आत्मा के प्रति प्रशंसा महसूस करते थे। हाँ, आसपास के लोगों ने सिर हिलाया। इस तरह के दृश्य लगभग हर दिन होते हैं। नई चुनौती देने वाले बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ आ रहे हैं और पुराने चैलेंजर लगातार प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ एक अच्छी दिशा में विकसित हो रहा था। सुरक्षा कारणों से गठबंधन सरकार ने विशेष रूप से कोरिन टॉवर के नीचे एक स्प्रिंग बेड रखा। स्प्रिंग बेड उच्च तकनीक वाली सामग्री से बना था, जिसमें सतह पर फैले कई हुक वाले कांटे थे जो गिरने वाले मार्शल कलाकारों का पालन करेंगे। इसने न केवल उनके पतन को कम करने का काम किया, बल्कि उन्हें 2 बार उछलने से भी रोका। मार्शल कलाकार के शरीर की रक्षा की। हालांकि नुकसान ये था कि गिरने से बल मार्शल कलाकार को बेहोश करने के लिए पर्याप्त था। यह एक चर्चा के बाद मार्शल कलाकारों द्वारा किया गया निर्णय था। आखिरकार, अगर चुनौती बहुत आसान थी, तो यह अपना अर्थ खो देगी। 3 घंटे बीतने के बाद गैब्रियल खेदपूर्वक टॉवर से गिर गया, लेकिन इस समय शैतान टॉवर के शीर्ष के करीब जा रहा था। लगभग मैं जल्द ही इस तक पहुंच जाऊंगा। शैतान खून से लथपथ आंखों से चमक रहा था। उसके माथे पर नीली नसें उभरी हुई थीं। उसकी आंखें लगभग उभरी हुई लग रही थीं। उसकी नाक स्नोट से भरी हुई थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाता रहा। उसकी कठोर भुजा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की ओर चढ़ती रही और अंत में शैतान ने अपना हाथ बढ़ाया और टॉवर के शीर्ष पर पहुंच गया। वह अपनी ताकत से कोरिन टॉवर पर चढ़ गया था। फिर शैतान फर्श पर लेट गया और जोर जोर से हौंफने लगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कोरिन ने उसे अवाक देखा और कहा, यह आदमी फिर से वापस आ गया है। बूहू, इमोर्टल कोरिन, मैं आखिरकार ऊपर चढ़ गया हूँ। शैतान रैंकर कोरिन के पैर को पकड़ लिया, रोते हुए और आंसू बहाते हुए। कोरिन ने घृणा में उसे हिला दिया और कहा, अब जब तुम ऊपर चढ़ गए हो, तो उनके साथ ट्रेन करो, लेकिन मैं तुम्हें शैतान बता रहा हूँ, अगर तुम अभी भी पहले जैसे हो, तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। दूसरी मंजिल पर प्रशिक्षण ले रहे मार्शल कलाकारों की ओर इशारा करते हुए कोरिन ने विनम्रता का कोई निशान नहीं था। पहले उसे बेवकूफ द्वारा बहुत पीड़ा दी गई थी। शैतान सभी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। कोरिन ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सफल होने वाले मार्शल कलाकारों का मार्गदर्शन जारी रखने के लिए दूसरी मंजिल पर चला गया। शैतान ने भी उसका पीछा किया। दूसरी मंजिल पर शैतान ने मार्शल आर्ट की वेशभूषा में 5 मार्शल कलाकारों को देखा। बूढ़े और युवा दोनों लोग थे, लगन से प्रशिक्षण ले रहे थे। जब उन्होंने शैतान को अंदर आते देखा, तो उन्होंने अपने प्रशिक्षण में खुद को वापस डुबोने से पहले अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठा दी। लुकआउट पर ओल्ड कामी विशाल चौक में खड़ा था। उसका बूढ़ा चेहरा मुस्कान के साथ व्याप्त था। अचानक उसका रंग काफी बदल गया और उसने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ बाहरी अंतरिक्ष की ओर देखा। ब्रह्मांड की उस दिशा में उन्होंने महसूस किया कि असीम अंधेरा पृथ्वी की ओर आ रहा है। क्या एक डरावनी अंधेरी आभा? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मामले को लेकर मैं चिंतित था, वह आखिरकार हो रहा है? बूढ़े कामी ने बेत के सहारे आगे पीछे घूमते हुए बेचैनी से सोचा। उसकी की ताकत से पिकोलो उनका मुकाबला नहीं है। नहीं, पृथ्वी पर कोई भी उनका मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि अगर गोकू और अन्य लोग काई के ग्रह से लौटते हैं, तो मुझे डर है कि जीतने की बहुत संभावना नहीं है। बूढ़े कामी को बहुत पसीना आया और उसकी सांसें तेज हो गईं। दूसरी तरफ श्री पोपो ने उत्सुकता से पूछा, कामी, हमें क्या करना चाहिए? पृथ्वी की आपदा निकट है। इस बार मेरे पास कोई समाधान नहीं है। बूढ़े कामी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मिस्टर पोपो, ड्रैगन बॉल रडा प्राप्त करने के लिए जल्दी से माउंट पाओजू जाएं। वर्तमान में ऐसा लगता है कि हम जिया से संपर्क करने के लिए केवल ड्रैगन गेंदों का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह ये सब रोकने में सक्षम होंगे। पुराने कामी को जिया की ताकत के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जिया ने जो ताकत दिखाई जब वह युवा था, तो वह गोकू और अन्य लोगों की तुलना में मजबूत था। वर्तमान में पृथ्वी एक ऐसे चरण में थी जहां ये तेजी से विकसित हो रही थी। बूढ़ा कामी पृथ्वी को बुरी ताकतों द्वारा नष्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल दूरग्रह होंगशान पर जिया से मदद मांग सकता था। श्री पोपो चौंक गए। उसने ओल्ड कामी को खाली घूरकर कहा, ठीक है, मैं अब जाऊंगा। इस बार दुश्मन बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि पिकोलो मर सकता है। यह अच्छा नहीं लगता कि कामी अपनी मृत्यु का समय जान सकता है, बूढ़े कामी ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर श्री पोपो रुक गए और ओल्ड कामी पर बेचैनी से नजर डाली। फिर वह मैजिक कारपेट पर चढ़ गया और माउंट पाओजू की ओर बढ़ गया। श्री पोपो के जाने के बाद ओल्ड कामी ने एक लंबी सांस ली। जिस बात को लेकर वह सबसे ज्यादा चिंतित था, वह आखिरकार आ ही गया। यहाँ तक कि अगर वह मर गया तो ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी को बुरे एलियंस के संपर्क में लाया गया था, जो बहुत खतरनाक था। मुझे पहले गोकू और अन्य लोगों से संपर्क करने और उन्हें जल्दी से लौटने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। धीरे से बुदबुदाते हुए बूढ़ा कामी अपने बेत के साथ लुकआउट की गहराई की ओर चला गया। लंबे घुमावदार गलियारे से गुजरते हुए घुमावदार मार्ग धीरे धीरे उसके पीछे गायब हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर अंतहीन घुमावदार गलियारा एक भूलभुलैया की तरह
था। थोड़ी देर चलने के बाद बूढ़ी कामी एक सुनहरे दरवाजे के सामने रुक गई। ये लुकआउट का मुख्य क्षेत्र था। इसकी गहराई हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के नीचे भी थी। पिछले सभी कामी की मूर्तियां इसमें प्रतिष्ठापित थीं और यह उच्च स्तर के देवताओं से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान भी था। आमतौर पर अगर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था तो कामी भी इससे संपर्क करने में सक्षम नहीं होगा। बूढ़े कामी ने दरवाजा खोला और एक विशाल मंदिर के मूल के सामने पहुंचे। उन्होंने क्रिस्टल बॉल को केंद्र में पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इनपुट किया, क्रिस्टल बॉल अचानक चमकीले रंग की रोशनी से जगमगा उठी। हेलो महान काई समा, बूढ़े कामी ने सम्मानपूर्वक कहा। उत्तरी काई के ग्रह पर दूर काई अचानक कांप गया और उसके माथे पर 2 एंटेना ने बिजली के चाप की तरह चमक दी, जिससे उत्तरी काई अपनी कुर्सी से गिर गया। अरे तुम कौन हो? उत्तरी काई उठा और एक अप्रिय मूड में चिल्लाया। आपको परेशान करने के लिए खेद है महान काई समा, मैं पृथ्वी का पूर्व कामी हूँ। बूढ़े कामी की आवाज उसके कान में सुनाई दी। पृथ्वी। नॉर्थ काई के मूड में थोड़ा सुधार हुआ। उसने गोकू और अन्य लोगों को देखा जो दूर से काओ केन का अभ्यास कर रहे थे और अपनी आवाज कम कर दी। यह क्या है? यदि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 437। पृथ्वी पर लौटना। ब्रह्मांड में कई ग्रह नहीं थे जिन पर एक कामी मौजूद है। जैसे कि काई से संपर्क करने के लिए बहुत कम संचार उपकरण थे, इसलिए पूरे इतिहास में ये हमेशा एक काई था जो अपने अधीनस्थ कामी से संपर्क करता था। कभी भी कामी ने काई से सक्रिय रूप से संपर्क नहीं किया था। बेशक एक तरफ यह इसलिए था क्योंकि काई की स्थिति उच्च थी। इस प्रकार एक साधारण कामी काई के आराम को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी ओर एक काई को बहुत सारे ग्रहों का प्रशासन करना पड़ा। उनका मुख्य काम मैक्रो पैमाने पर ब्रह्मांड के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करना था। इस प्रकार उनके पास 1 या 2 निम्न स्तरीय ग्रहों के अस्तित्व या विनाश की परवाह करने का समय नहीं था। काई समा, कृपया गोकू और अन्य लोगों को सूचित करें कि एक बुरी शक्ति पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा संकट आ गया है। कृपया उन्हें तुरंत लौटने के लिए कहें। दूसरी तरफ बूढ़े कामी ने उत्सुकता से कहा, क्या बुरी ताकत है? वर्तमान में पूरे उत्तरी क्षेत्र पर लगभग उस फ्रीजा का कब्जा है। रुको, मुझे जांच करने दो। उत्तरी काई ने संचार को रोक दिया और पृथ्वी की स्थिति को इंगित किया और फिर उसने पृथ्वी के पास तारों वाले आकाश के साथ जुड़ने के लिए अपने एंटीना का उपयोग किया। बजा एक बर्फीली और बुरी आभा फैल गई और उत्तरी काई लड़खड़ा गया, लगभग गिर गया। उसने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा और शाप दिया, लानत है, ये फिर से वह फ्रीजा है। वे पृथ्वी को निशाना बना रहे हैं। काई सामा, क्या हुआ? गोकू चला गया और उत्साह से बोला, काई समा, आपने हमें जो प्रशिक्षण पद्धति सिखाई है वह वास्तव में प्रभावी है। मुझे लगता है कि मेरी ताकत में काफी सुधार हुआ है। गोकू अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि नॉर्थ काई ने उसे टोका और गंभीरता से कहा, गोकू, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। फ्रीजा ने पृथ्वी पर अपनी नजरें स्थापित की हैं। उसकी सेना जल्द ही पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। फ्रीजा। गोकू ने नाम के साथ परिचितता को महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। इस समय टिएन शिनहान चला गया और जैसे ही उसने फ्रीजा का नाम सुना, उसने पूछा, क्या फ्रीजा तुम उस भयानक राक्षस के बारे में बात कर रहे हो जिसने उत्तरी क्षेत्र में कहर बरपाया था? यह सही है, यह वह है। ओह, मुझे याद है। टाइट्स के उपन्यासों में फ्रीजा के बारे में कुछ लिखा गया है। क्यों? फ्रीजा के अधीनस्थ पृथ्वी पर पहुंचने वाले हैं। मैं वास्तव में उनसे लड़ना चाहता हूँ। गोकू ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर लड़ने के इरादे से बढ़ रहा था। बेवकूफ, क्या आप जानते हैं कि फ्रीजा के अधीनस्थ कितने शक्तिशाली हैं? आप में से कोई भी उनके लिए एक मैच नहीं है। उत्तरी काई कूद गया और गुस्से से चिल्लाते हुए गोकू के सिर पर मारा। क्या हुआ? इस तरफ अशांति को महसूस करते हुए क्रिलिन, ची ची और अन्य लोग इकट्ठा हो गए। टिएन शिनहान ने संक्षेप में स्थिति की व्याख्या की और सभी का चेहरा बदसूरत हो गया। मैंने ब्रह्मांड में यात्रा करते समय फ्रीजा का नाम सुना है। उसे एक बुरा आदमी कहा जाता था जिसने सभी प्रकार के अत्याचार किए हैं। जिस भी ग्रह पर वह अपनी नजरें रखता है वह या तो उसके द्वारा बेचा जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा वह बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि वह केवल एक उंगली से एक ग्रह को नष्ट कर सकता है। इतना डरावना? क्रिलिन ने अपनी लार निगल ली, चौंक गया। यामचा ने उत्तरी काई को देखा और पूछा, फ्रीजा के अधीनस्थ पृथ्वी पर कब आएंगे? उनके कौशल के बारे में क्या? उत्तर काई ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, आधे घंटे में फ्रीजा की सेना पृथ्वी पर आ जाएगी। उनमें से बहुत सारे हैं और उनमें से 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले लोग कम नहीं हैं। जो मैंने महसूस किया, भले ही आप काओ केन का उपयोग करें, आप उनमें से सबसे मजबूत को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्या असमानता इतनी बड़ी है? गोकू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अनिच्छा से पूछा। हाँ, अगर तुम वापस भी जाओगे तो मुझे डर है कि यह बेकार हो जाएगा। नॉर्थ काई का फैसला सटीक था। यहाँ तक कि अगर गोकू और अन्य लोग समय पर वापस आ सकते हैं तो वे आक्रमणकारियों के लिए एक मैच नहीं होंगे। इस समय ची ची ने गंभीरता से कहा,
फिर भी हमें वापस जाना होगा क्योंकि वह हमारा मूल सितारा है। यह सही है, हमें वापस जाना चाहिए। नॉवल USB.com। उस स्थिति में तुरंत जाने की तैयारी करें। फ्रीजा मेरे उत्तरी क्षेत्र में अधिक से अधिक अराजकता पैदा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उससे निपटने में कौन सक्षम होगा। जैसा कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ग्रहों द्वारा सामना की गई तबाही के भयावह दृश्यों को याद किया, उत्तरी काय शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। उत्तरी काय ने गोकू को पृथ्वी के पुराने कामी के साथ बातचीत करने के लिए अपने एंटेना का इस्तेमाल किया। बूढ़े कामी की आवाज सुनाई दी, गोकू, आप सभी को तुरंत वापस आना चाहिए। मैं तुम्हें नरक के राजा के महल के दरवाजे के सामने उठाऊंगा। मैंने पहले ही श्री पोपो को ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के लिए कहा है। इस बार दुश्मन बहुत मजबूत है और पूरी तरह से पृथ्वी की शक्ति पर भरोसा करके हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार मैं होंगशान ग्रह के सयान से सहायता करने के लिए विनती करूंगा। महान पृथ्वी संकट से बच जाएगी अगर ग्रह होंगशान हस्तक्षेप करता है। इस खबर को सुनकर टिएन शिनहान को राहत मिली, जैसा कि आत्मविश्वास से कहा गया था। उन्होंने ग्रह होंगशान पर कई साल बिताए थे। उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने ग्रह होंगशान की ताकत को उनसे बेहतर नहीं समझा। जब तक वहां सेयन मदद करने के लिए तैयार हैं, फ्रीजा कॉप को डरने की कोई बात नहीं होगी। सच में ये बहुत अच्छा है। क्रिलिन और अन्य लोग उत्साहित थे और गोकू भी मुस्कुराहट से भरा था। यद्यपि वे ग्रह होंगशान की विशिष्ट ताकत को नहीं जानते थे, क्योंकि टिएन शिनहान इतने आश्वस्त थे, तो इसके लिए कुछ आधार होना चाहिए। रुको, ये ग्रह होंगशान कहाँ है जिसके बारे में आप बात करते हैं? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? उत्तर काय ने उलझन में पूछा। ये लोग इस ग्रह होंगशान के बारे में सुनने के बाद इतनी राहत क्यों महसूस करते हैं? क्या उत्तरी क्षेत्र में कोई शक्तिशाली बल है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? टिएन शिनहान ने समझाया, ग्रह होंगशान पूर्वी क्षेत्र में एक सुपर ग्रह है। यह एक शक्तिशाली सेयन जाति का घर है। यहाँ तक कि अगर मैं अब कायोकेन का उपयोग करता हूँ तो मैं उनके मैच से बहुत दूर हूँ। उत्तर काय ने यह सुनने के बाद सिर हिलाया और कहा, तो ऐसा ही है। होंगशान ग्रह उस सयान का घर है जिसके बारे में आपने पहले बात की थी, है ना? वास्तव में मैं इसे समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि यह पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। हालांकि क्या सैया वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? मैंने उन्हें पहले नहीं देखा है। उत्तरी क्षेत्र के काय के रूप में उनके माथे पर एंटेना उन्हें उत्तरी क्षेत्र में होने वाली हर चीज को महसूस कर सकते थे, लेकिन उनका अधिकार पूर्वी क्षेत्र के स्टारफील्ड तक नहीं पहुंच सका। इस प्रकार उत्तरी काय को पूर्वी क्षेत्र की स्थिति के बारे में पता नहीं था। अचानक उत्तरी काय ने कहा, पूर्वी क्षेत्र पृथ्वी से बहुत दूर है। यहाँ तक कि अगर आप वहां सैया से संपर्क कर सकते हैं तो मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। ये भी वही था जिसके बारे में क्रिलिन और अन्य लोग चिंतित थे। यदि सैया समय पर जल्दी नहीं कर सकते थे तो यह बेकार होगा, भले ही वे दुर्जेय हों। हालांकि टिएन शिनहान के निम्नलिखित शब्दों ने उन्हें राहत महसूस की। चिंता मत करो, मेरे शिक्षक ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन नामक एक कौशल सीखा है, इसलिए वह तुरंत लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र से आने में केवल एक पल लगेगा। क्या ऐसा कोई कौशल है? उत्तरी काय एक पल के लिए दुविधा में था। फिर उन्होंने कुछ अजीब दौड़ के कौशल के बारे में सोचा और अब आश्चर्यचकित नहीं थे। ये बहुत अच्छा है, गोकू खुशी में चिल्लाया। अब आप अपना वजन उतार सकते हैं और तुरंत स्नैक वे के माध्यम से वापस जा सकते हैं। आपकी वर्तमान ताकत के साथ इसे गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि लेकिन जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। मैं अगली बार आपको अपने सिर पर प्रभामंडल के साथ नहीं देखना चाहता। नॉर्थ काय का शरीर हिल गया और उसने एक ऐसा मजाक दिया जिसे कोई समझ नहीं पाया। गोकू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने अपनी कलाई और टखनों पर वजन हटा दिया। वजन हटाने के बाद उन्होंने तुरंत निगल के रूप में लित महसूस किया। फिर उन्होंने उत्तरी काय को अपनी विदाई दी और कुछ किलोमीटर दूर स्नैकवे की पूंछ की ओर कूद गए। चलो तुरंत पृथ्वी पर लौटते हैं। इतना कहने के बाद उनके शरीर एक सफेद चमक के साथ चमक उठे। हुश, वे बिजली की किरण की तरह घुमावदार स्नैकवे से गुजरे। उनके नीचे सुनहरे जादुई बादल और घुमावदार सांप का रास्ता गुजरा और पलक झपकते ही वे क्षितिज में गायब हो गए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 438 सेना का अवतरण। जैसे ही गोकू और अन्य लोग स्नैकवे के प्रवेश द्वार की ओर भाग रहे थे, फ्रीजा की सेना पृथ्वी के करीब आ रही थी। तागोमा के नेतृत्व में डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान को एक साथ जोड़ा गया क्योंकि वे सूर्य की परिधि से आगे बढ़ रहे थे। माउंट पाउजू पर पिकोलो गोहन के साथ अपना नियमित प्रशिक्षण कर रहा था। अचानक उन्होंने एक ही समय में अपना सिर उठाया और उनके भाव गंभीर हो गए। अंकल पिकोलो, बुरी ताकतों का एक समूह पृथ्वी के करीब आ रहा है। गोहन के छोटे चेहरे ने कुछ मर्दांगी दिखाई। पिकोलो ने गंभीरता से सिर हिलाया और बुदबुदाया, क्या यह वह है जिसके बारे में फ्रीजा एलियन ने पहले बात की थी? पिकोलो को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले एलियन पर कम्युनिकेटर को नष्ट कर देता, लेकिन अभी पछतावा महसूस करना बेकार है। दुश्मन दरवाजे पर आ गया है।
उनका सामना करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पिकोलो ने गोहन की ओर देखा और कहा, जब हम थोड़ी देर में लड़ेंगे तो मेरे पास आपकी देखभाल करने का समय नहीं होगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। गोहन ने सिर हिलाया और पिकोलो के साथ आकाश में ऊंची उड़ान भरी। माउंट पाउजू के आंगन में बुला इत्मीनान से एक नरम कुर्सी पर लेटी हुई थी, जिसके बगल में फल और स्नैक्स रखे हुए थे। उसने गोहन और पिकोलो को जमीन पर देखा। नोवेल यूएसबी कॉम। बुला ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और आश्चर्य से पूछा, आप आज जल्दी घर आ गए हैं? इससे पहले आप सूर्यास्त तक प्रशिक्षण लेते हैं। जब उसने गोहन पर पिकोलो शैली का केप देखा तो बुला ने नाराजगी में कहा, गोहन, तुम ये कपड़े क्यों पहन रहे हो? आपको अपने पिता के समान मार्शल आर्ट पोशाक पहननी चाहिए। गोहन के पास कुछ भी समझाने का समय नहीं था। इस प्रकार उसने बुला का हाथ खींच लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। रुको रुको, धीरे से धीरे से। गोहन, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बुल्मा की कलाई को तब तक खींचा गया जब तक कि उसे चोट नहीं लगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि गोहन असामान्य रूप से अभिनय कर रहा था। गोहन ने उत्सुकता से कहा, माँ, बहुत सारे एलियंस पृथ्वी पर आक्रमण करने जा रहे हैं। अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। आपको जल्दी से हमारा अनुसरण करना चाहिए। क्या पृथ्वी पर फिर से आक्रमण किया गया है? कितने साल हो गए? बुल्मा एक पल के लिए खाली हो गया। इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन जब से छिपकलियों ने 2 साल पहले पृथ्वी पर हमला किया है, तब से पृथ्वी पर बार बार आक्रमण किया गया है। पिछले साल ये कुई नाम का एक लड़का था, लेकिन सौभाग्य से उसने एक बड़ा हंगामा नहीं किया। इस बार अपने बेटे का क्या मतलब था, ये पता लगाने के बाद बुला समझ गई कि आने वाले एलियंस की संख्या कम नहीं थी। गोहन, उनमें से कितने हैं? बुल्मा ने पूछा। गोहन को एक पल के लिए भी जवाब देना नहीं आ रहा था। इस समय श्री पोपो अपने मैजिक कारपेट पर आए और भावहीन रूप से कहा, इस बार दुश्मन के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। कम से कम 10,000। ये पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक है। 10,000 से अधिक एलियंस। ये पिछले हमलों की तुलना में 1 दर्जन गुना अधिक है। पृथ्वी के पास विशेषज्ञों की समान संख्या भी नहीं है। बुल्मा हक्का बक्का रह गया, उत्सुकता से इधर उधर घूम रहा था। हमें क्या करना चाहिए? गोकू और अन्य भी पृथ्वी पर नहीं होते हैं। हम परेशान हैं। आप लुकआउट पर नहीं रह रहे हैं। आप किस बात के लिए भागे हैं? पिकोलो ने व्यंग्यात्मक रूप से श्री पोपो से पूछा। ओल्ड कामी के पक्ष में लोगों के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं था। श्री पोपो ने पिकोलो को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसकी तांबे जैसी आंखें बुल्मा को घूर रही थी, क्योंकि उसने कहा, मिस बुला, कामी ने मुझे ड्रैगन बॉल रडा लेने के लिए कहा। इस बार विरोधी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें किसी बाहरी बल से मदद लेने की जरूरत है। कामी मदद के लिए प्लेनेट होंगशान से संपर्क करने का इरादा रखता है। हाँ, अगर प्लेनेट होंगशान के सयान आते हैं तो यह निश्चित रूप से कुछ हद तक मददगार होगा। यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं आपको तुरंत ड्रैगन बॉल रडा दूंगा, बुल्मा ने जवाब दिया। इसके बाद वह घर में भागी और कुछ ट्रंक और अलमारियों के बीच से गुजार। अंत में उसे एक कोने में ड्रैगन बॉल रडा मिला। यहाँ जल्दी से जाओ और ड्रैगन गेंदों की तलाश करो। बुला ने ड्रैगन बॉल रडा को श्री पोपो के हाथों में भर दिया और उसे छोड़ने का आग्रह किया। अब जब गोकू और अन्य मौजूद नहीं थे, अगर वे पृथ्वी को बचाने का इरादा रखते हैं तो वे केवल ग्रह होंगशान पर दूर के वरिष्ठों से मदद ले सकते हैं। श्री पोपो ने सिर हिलाया और अपने मैजिक कारपेट पर उड़ गए। माँ, मैं आपको अब लुकआउट में लाता हूँ जहाँ ये सबसे सुरक्षित है, गोहन ने कहा और बुला की बेल्ट खींचते हुए उसे दूर ले जाने की तैयारी की। बुल्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, 1 मिनट रुको, माँ पहले कुछ कॉल करेगी। इतना कष्टप्रद, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पिकोलो अपनी उंगलियों को हिलाते हुए बेसब्री से चिल्लाया। ये औरत इतनी परेशान क्यों है? फिर पिकोलो ने गोहन को बुला को ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वे उड़ गए। गोहान, धीमे हो जाओ, धीमे हो जाओ, ये बहुत तेज हवा है। कुछ बार संघर्ष करने से पहले बुल्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और गोहन द्वारा बाधा बनाने के लिए की का इस्तेमाल करने के बाद ही बुला शांत हो गई। अपनी जेब से एक लघु संचारक निकालते हुए बुला ने वेस्ट सिटी में अपने परिवार को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए बुलाया और उन्हें छिपने के लिए कहा। फिर उसने सेंट्रल सिटी में राजा के कार्यालय को फोन किया। बीप बीप बीप, राजा के कार्यालय में टेलीफोन की घंटी बजी और कॉल प्राप्त करने के बाद राजा पूरी तरह से सूचीहीन था। थोड़ी देर बाद वह जल्दी से पास के अधिकारियों से चिल्लाया, जल्दी करो और टीवी स्टेशन से संपर्क करो, मैं टीवी पर लाइव प्रसारण चाहता हूँ। पृथ्वी फिर से बड़ी मुसीबत में है। ... लुकआउट पर बुल्मा ने अपनी बाहों को गले लगाया और कांप गई। यहाँ की हवा काफी पतली थी और तापमान बहुत कम था। गोहन, क्या तुम अपनी चाची को नहीं उठा सकते? टाइट्स, बुल्मा ने पूछा। गोहन वहीं खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस समय बूढ़े कामी ने कहा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बुरी शक्तियां पृथ्वी में प्रवेश कर चुकी हैं। वे साउथ सिटी में हैं। ब्राट, हम तुरंत साउथ सिटी में भाग जाएंगे, पिकोलो ने धीरे से कहा और लुकआउट से नीचे कूद गया। लुकआउट में एक आभा थी जिसे पिकोलो नापसंद करता था, इसलिए वह वहां एक पल भी नहीं रहना चाहता था।
गोहन, अपना ख्याल रखना। बुल्मा ने आह भरी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसने गोहन को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कहा था। अभी पृथ्वी अस्तित्व और विलुप्त होने की एक महत्वपूर्ण अवधि में थी। इस प्रकार यहाँ तक कि उसके छोटे बच्चे को भी अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ा होना पड़ा। गोहन ने जोर से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक भोली मुस्कान। उसने बुला की और अपना हाथ हिलाया और पिकोलो के नक्शे कदम पर चलते हुए नीचे कूद गया। कामी, गोकू और बाकी लोग कब वापस आएंगे? बुल्मा ने शक्तिहीन महसूस करते हुए पूछा। बूढ़े कामी ने जमीन की ओर देखा, अंडरवर्ल्ड के मार्ग के माध्यम से गोकू और अन्य लोगों की आभा को महसूस करने की कोशिश की। जल्द ही, मैं अभी तक गोकू और अन्य लोगों की आभा को पकड़ नहीं सकता। अगर वे आते हैं तो मैं उन्हें लेने के लिए तुरंत अंडरवर्ल्ड जाऊंगा। साउथ सिटी, लोग अपने गहन काम में पूरे दिन व्यस्त थे। इस समय आकाश से सूरज को ढकने वाली छायाएं नीचे डाली गई थीं। शहर की ऊंची इमारतों में छाया दिखाई दी, जिससे आसमान में अंधेरा छा गया। नीचे पैदल चलने वाले रुक गए और डिस्क के आकार की वस्तुओं को देखने लगे। डिस्क बहुत बड़ी थी, व्यास में कई 100 मीटर। इसके अलावा इस तरह के दर्जनों डिस्क थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं क्योंकि उनके दिलों में बेचैनी फैल गई थी। क्या ये अंतरिक्ष यान है? क्या एलियंस ने फिर से पृथ्वी पर हमला किया है? दक्षिण शहर के नागरिक को होश आया और हर कोई विभिन्न दिशाओं में भाग गया। जल्द ही पूरा हलचल वाला शहर अराजकता, सायरन और लगातार होने वाली कारों की टक्कर में उतर गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 439। संकट शुरू हुआ जबकि साउथ सिटी अराजकता में उतर गया। दुनिया भर के लोग अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में चले गए, पूरी तरह से आसन्न कयामत से बेखबर। टीवी स्टेशन की तरफ राजा ने उपग्रह संकेतों के माध्यम से दक्षिण शहर में अराजकता के बारे में सीखा था। जो कुछ भी हुआ वह वैसा ही था जैसा कि मिस बुला ने चेतावनी दी थी। एलियंस फिर से यहाँ थे। लाइव प्रसारण शुरू करें, उन्होंने धीरे से कहा, और दुनिया भर के टीवी स्टेशनों ने अपने चैनल बदल दिए। मनोरंजन, समाचार और सभी टेलीविजन कार्यक्रम बदल गए। दुनिया के सभी हिस्सों में लोग खुशी का समय हमेशा छोटा होता है। 2 साल पहले दुष्ट एलियंस के एक समूह ने पृथ्वी का दौरा किया और पृथ्वी के पूर्वी शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया। यद्यपि दुश्मनों को अंततः हमारे महान नायकों के दृढ़ प्रतिरोध के तहत हराया गया था, जीत लोगों के दिलों में गहराई से छिपे दर्द को हल नहीं कर सकी। उस दिन शेनरॉन दिखाई दिया और पूर्वी शहर की लड़ाई में घायल हुए लोगों को पुनर्जन्म का मौका दिया गया। 1 साल पहले जब हर कोई अनजान था, एक और खतरा आया, और यह अभी भी वे साहसी योद्धा थे जिन्होंने अंतरिक्ष से आए दुश्मनों को हराने के लिए आगे कदम बढ़ाया। राजा ने टेलीविजन कार्यक्रम पर पिछले 2 वर्षों में क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से बात की। कुछ समझदार लोग राजा के शब्दों से कुछ अलग समझ सकते थे। उन्होंने उत्सुकता से सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि दुश्मन फिर से पृथ्वी पर आ गए हैं? निश्चित रूप से, राजा के निम्नलिखित शब्दों ने उनके अनुमान की पुष्टि की। प्राप्त नवीनतम समाचारों से, दुष्ट एलियंस के एक और समूह ने पृथ्वी पर आक्रमण किया है। साउथ सिटी युद्ध के मैदान में सबसे आगे हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई शांत रह सकता है और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह पा सकता है। मुझे विश्वास है कि हम इसके माध्यम से फिर से जीवित रह सकते हैं। राजा का भाषण अचानक बंद हो गया और पूरी दुनिया एक अजीब चुप्पी में गिर गई। इससे पहले कि हर कोई अलार्म में चिल्लाया, काया बेचैन होने लगे थे और लापरवाह लोगों ने कानूनों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। हालांकि अधिक सामान्य लोगों ने छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। दक्षिण शहर के ऊपर चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष यान सीधे उतरने से पहले एक पल के लिए स्थिर हो गए। सबसे पहले ऊंची इमारतें प्रभावित हुई, मलबा बारिश की बूंदों की तरह गिरा और हलचल भरा शहर अचानक आतंक और बेचैनी के माहौल से भर गया। नोवेल यूएसबी कॉम राजमार्गों और फ्लाईओवरों पर वाहनों की भीड़ थी, जिससे एक कदम आगे या पीछे जाना असंभव हो गया। लोगों, रास्ते से हट जाओ, पीछे कोई रास्ता नहीं है, जल्दी करो, भागो, भगवान कृपया हमें बचाओ। दुनिया के अंत की चिंता ने हर किसी की नसों को मारा और कोई भी मौत के सामने शांत नहीं रह सका। उदासी, असहायता और सभी प्रकार की तीव्र भावनाओं ने उनके दिमाग को प्रभावित किया, उनकी सामान्य तर्कसंगतता को तोड़ दिया। आकाश में डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान की हैच खुल गई और कई काले बिंदु जैसे ततैया बाहर निकल आए। जल्द ही पूरा आकाश काले बिंदुओं से ढक गया था। प्रत्येक बिंदु दांतों से लैस एक विदेशी था। ये एलियंस सभी अलग अलग दिखते थे और प्रत्येक ने फ्रीजा फोर्स के मानक युद्ध कवच पहने थे। मोनोकल पहने हुए उन्होंने तिरस्कारपूर्वक नीचे के लोगों को देखा जो अनियमित रूप से भाग रहे थे। उनकी संख्या बेशुमार थी। वे एक बेकार दौड़ हैं। बच्चों, अपने दिल की सामग्री के लिए वध करो और इस ग्रह को महान राजा फ्रीजा को पेश करो। एलियंस के बीच एक हंगामा हुआ और उन्होंने जय जयकार की। फिर 3 या 4 के समूहों में वे हर दिशा में निकल जाते हैं, अपने दिल की सामग्री को ऊर्जा बीम जारी करते हैं। जल्द ही पूरा दक्षिण शहर और आसपास के शहर आग की लपटों के समुद्र में बदल गए और यहाँ तक कि दूरदराज के पहाड़ों को भी नहीं बख्शा गया। एलियंस जहाँ से भी गुजरे वहाँ भयावह दृश्य देखने को मिले।
पहाड़ों में तरह तरह के जानवर दौड़ रहे थे और गरज रहे थे। गड़गड़ाहट। जानवरों को एक ऊर्जा की गेंद से बहा दिया गया था जो अचानक आकाश से गिर गया और तुरंत राख में बदल गया। पूरी सेना के कमांडर के रूप में तागोमा अहंकार से दूर उड़ गया। हरे स्तर की जमीन पर एक स्टैंड स्थापित किया, एक चाय का कप निकाला, खुद को कुछ चाय डाली और इत्मीनान से पिया। सर तागोमा, ऐसा लगता है कि यह मिशन आश्चर्यजनक रूप से आसान होगा। बोलने वाला व्यक्ति तागोमा के अधीन काम करने वाला एक विदेशी था। उनकी एक आंख थी, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक 14,000 तक पहुंच गई थी। वह शायद ही कभी पाए जाने वाले विशेषज्ञ थे। तागोमा ने उसे देखा, दुष्ट आभा से भरे त्रिकोण के आकार के आंख बैग, और हंसते हुए कहा, इस ग्रह को नीचे मत देखो, इस पर कई विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। कुई को यहाँ के विशेषज्ञों ने मार डाला। इतना कहने के बाद तागोमा ने ठंडे भाव के साथ अपने कान पर डिटेक्टर की ओर इशारा किया। सर तागोमा सही है, एक आंख वाले एलियन ने शर्मिंदगी में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अचानक ग्लास मोनोकल प्रकार के ऊर्जा डिटेक्टर ने एक चेतावनी जारी की और फिर कई मजबूत ऊर्जा आभा दिखाई दी। तागोमा ने अपने हाथ में चाय का कप फेंक दिया और जल्दी से खड़ा हो गया। उसकी वाइपर जैसी आंखें आकाश की ओर घूर रही थीं। देखो, क्या वे यहाँ नहीं हैं? पिकोलो और गोहान जैसे ही हवा में रुके, तागोमा और नीचे के अन्य लोगों को देखते हुए आकाश से एक भयंकर बवंडर आया। ब्राट, आपको सावधान रहना चाहिए, खासकर नीचे उस भूरे रंग की चमड़ी वाले गंजे से। वह सभी एलियंस में सबसे भयानक है। आपको उससे दूर रहना चाहिए। पिकोलो ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ तागोमा को देखा। बिना किसी कारण के उसका दिल धड़क रहा था। पिकोलो को नहीं पता था कि तागोमा कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह समझ सकता था कि तागोमा निस्संदेह निपटने के लिए सबसे कठिन था। हाँ, गोहन ने तेज आवाज में जवाब दिया। उसका छोटा सा चेहरा एक दृढ़ अभिव्यक्ति दिखा रहा था। पिकोलो ने अपने सिर से हेडगियर और उसके शरीर पर केप हटाने से पहले उसकी ओर देखा। फिर उसने अपनी गर्दन और कलाई को हिलाया क्योंकि हड्डियों के टूटने की तेज और स्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। ब्राट, लड़ाई शुरू हो गई है। याद रखें कि मैंने आपको क्या सिखाया था। अपने दुश्मनों पर कभी दया न दिखाएं। यदि आप उन्हें अपनी मुट्ठी से खत्म कर सकते हैं, तो अपने मुंह का उपयोग न करने की कोशिश करें। ये कहने के बाद पिकोलो ने जोर से चिल्लाया और अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसके चारों ओर लिपटी जोरदार ऊर्जा और एक विशाल चुंबक की तरह इसने आसपास की ऊर्जा को आकर्षित किया, क्योंकि पूरा वातावरण अराजक हो गया। जैसे जैसे पिकोलो की गति बढ़ी, आकाश में काले बादल इकट्ठा होने लगे और बिजली कड़कने लगी। इस क्षण पृथ्वी कांप रही थी। तागोमा और एलियन के हाथों में ऊर्जा डिटेक्टर भारी ऊर्जा प्रभाव का सामना नहीं कर सके और अधिभार के नीचे जल गए। डिटेक्टर आश्चर्यजनक रूप से नष्ट हो गया था। ये डिटेक्टर का नवीनतम मॉडल है। इसकी ऊपरी सीमा 50,000 बैटल पावर है। एक आंख वाले एलियन की आंखें उभरी और उसका गला हिल गया, जैसा कि उसने अविश्वास में कहा था। इसका मतलब है कि उनकी युद्ध शक्ति 50,000 से अधिक है। रोचक, क्या वह आदमी एक दुर्लभ नामिकियन है? यह आश्चर्य की बात है कि वह पृथ्वी पर रह रहा होगा, तागोमा ने कहा। जैसे ही उसने पिकोलो की दौड़ को पहचाना, उसके मुंह के कोने क्रूरता के निशान को प्रकट किए बिना नहीं रह सके। जब तागोमा बात कर रहा था, पिकोलो ने पहले ही हमला कर दिया था। साधारण एलियंस पिकोलो का मैच नहीं थे। उसकी बाहें 2 या 3 बार फैलती थीं और कुछ एलियंस उसके हाथों से मर जाते थे। ... लुकआउट पर बूढ़े कामी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नीचे देखा। उसका झुर्रीदार माथा पसीने के मोतियों से ढका हुआ था। पिकोलो पहले ही मुझसे बहुत आगे निकल चुका है। ब्रह्मांड के मानक के अनुसार उन्होंने 60,000 की युद्ध शक्ति प्राप्त की है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। दुश्मन इस बार बहुत मजबूत है, विशेष रूप से एक जिसे तागोमा कहा जाता है। पिकोलो संभवतः उसका मैच नहीं हो सकता है। इस समय बूढ़े कामी को तेजी से लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला था। उसने जोर से सांस ली और अंदर से गोकू और अन्य लोगों के जल्दी आने के लिए बुदबुदाया। अरे, वहां नीचे क्या हो रहा है? क्या गोहन खतरे में है? बुल्मा चिल्लाई। उसका सुंदर चेहरा चिंता से भर गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा गोहन कितना मजबूत था। वह केवल 5 साल से थोड़ा अधिक उम्र का बच्चा था। पृथ्वी को बचाने का बोझ उसके लिए इतनी कम उम्र में सहन करने के लिए बहुत भारी था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 440 वेगेटा पृथ्वी पर आया। विशाल ब्रह्मांड में मजबूत विशेषज्ञों की अत्यधिक मांग थी, क्योंकि सभी ग्रहों को एक मजबूत विशेषज्ञ की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब एक कमजोर जाति अपने ग्रह से बाहर निकलती है, तो उसे पता चलेगा कि बाहरी दुनिया में जंगल का नियम चरम तक विकसित हो गया था, जिसमें ग्रह अक्सर नष्ट हो रहे थे। अद्वितीय वातावरण परिणाम निर्धारित करता है, और यदि वे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से और अनियंत्रित रूप से रहने का इरादा रखते हैं, तो ग्रह पर एक मजबूत विशेषज्ञ होना आवश्यक था। दुर्भाग्य से पृथ्वी एक कमजोर निम्न स्तरीय ग्रह था। चूंकि पृथ्वी के पास एक मजबूत विशेषज्ञ के संरक्षण की कमी थी, इसलिए इसे पैदा होने के लिए एक मजबूत विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। लेकिन किसी ने भी इस उपलब्धि को प्राप्त करने की कठिनाई को नहीं समझा।
बूढ़े कामी फूट फूट कर मुस्कुराए और बोले, स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। बहुत सारे दुश्मन हैं। इसके अलावा उनके पास हमारी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली लोग हैं। इसका क्या मतलब है? बुल्मा ने समझ लिया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज सिसकियों से घुट गई। गोकू और बाकी लोग कब आएंगे? जल्द ही, कुछ ही मिनटों में। बूढ़ी कामी तब चुप हो गई। नीचे की लड़ाई तीव्रता से सामने आ रही थी, लेकिन दो मुट्ठी को चार हाथों से लड़ने में कठिनाई थी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसके और दूसरों से बहुत ऊपर थी। जल्द ही गोहन और पिकोलो एक निष्क्रिय स्थिति में गिर गए। यह अभी भी था जबकि तागोमा ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी, अन्यथा स्थिति उनके लिए बहुत हानिकारक होगी। दूसरी तरफ श्री पोपो ने अपने मैजिक कारपेट पर दुनिया भर में उड़ान भरी। ड्रैगन बॉल रडा से निर्देशों के आधार पर उन्होंने ड्रैगन गेंदों को एकत्र किया। आगे एक ड्रैगन बॉल है। चुपचाप रडा की डिस्प्ले स्क्रीन को देखते हुए श्री पोपो ने गति बढ़ाने के लिए मैजिक कारपेट को नियंत्रित किया और जल्द ही एक नंगी पहाड़ी उनके सामने दिखाई दी। श्री पोपो की आंखें चमक उठीं और वह मैजिक कारपेट से कूद गया और ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दी। जब उन्हें पत्थर की दरार में चौथा ड्रैगन बॉल मिला तो श्री पोपो चुपचाप अगले स्थान की ओर उड़ गए। अगली बार मुझे कामी को ड्रैगन बॉलर्स को पहले से लुकआउट पर रखना चाहिए, श्री पोपो ने सोचा। इस बीच पृथ्वी के सौर मंडल से बहुत दूर नहीं, प्रकाश की एक किरण पिच काले तारों वाले आकाश में घूमती है, जो धीरे धीरे सौर मंडल के करीब आ रही है। ये लगभग 30 मीटर लंबा एक प्लानर स्पेसशिप था। वेगेटा, हम जल्द ही पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, नप्पा ने हंसते हुए कहा। आपकी युद्ध शक्ति कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई है? वेगेटा अपनी आंखें बंद करके एक कुर्सी पर बैठा था। उसके पैर सामने नियंत्रण कक्ष पर थे क्योंकि उसने ठंडी आवाज में नप्पा से पूछा। नप्पा ने अपने गंजे सिर को छुआ और गर्व से देखते हुए हंसने लगा। उन्होंने कहा, ये 13,000 तक पहुंच गया है। मेरी युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक रूप से एक वर्ष में 4,000 बढ़ गई है। वेगेटा ने उसे उदासीन रूप से देखा और तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। क्या युद्ध शक्ति की यह छोटी राशि गर्व करने योग्य है? नप्पा ने गुस्से में कहा, लेकिन पूर्व ग्रह वेगेटा पर 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले कई सैयान नहीं थे। बेशक मेरी तुलना निश्चित रूप से आपके साथ नहीं की जा सकती है, लेकिन मैंने वास्तव में बहुत मेहनत की है। वेगेटा की निर्ममता ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसने अनजाने में अपनी आवाज कम कर दी थी। ओह, अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि आपने इस साल कड़ी मेहनत की है, तो मैं आपको लंबे समय तक सबक सिखाता। वेगेटा ने अपने पैरों को उठाया और एक धमाके के साथ खड़ा हो गया और फिर उसने अंतरिक्ष यान को नियंत्रित किया क्योंकि यह धीरे धीरे पृथ्वी के करीब था। नप्पा राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। ईमानदारी से कहूं तो वेगेटा की तरफ से दबाव बहुत अधिक था और आसानी से उसके जीवन के लिए खतरा हो सकता था। हालांकि अब तक वेगेटा उसके लिए बहुत अच्छा था और उसे कभी सबक नहीं सिखाया, अन्यथा नप्पा की कई बार मृत्यु हो गई होती। पृथ्वी, वेस्ट सिटी, साउथ सिटी में बड़ी संख्या में एलियंस के आने के बाद एक साधारण अंतरिक्ष यान वेस्ट सिटी में उतरा। गड़गड़ाहट 30 मीटर से अधिक लंबे अंतरिक्ष यान के डाउनटाउन क्षेत्र में उतरते ही जमीन कांप उठी। चूंकि साउथ सिटी में आपदा शुरू हो गई थी, इसलिए टीवी स्टेशन नॉनस्टॉप प्रसारण कर रहे थे, इसलिए पूरे डाउनटाउन क्षेत्र में बहुत कम लोग थे। कचरा और फेंके हुए अखबार जमीन पर बिखरे पड़े थे। हे, तो ये पृथ्वी है? यह उतना नहीं दिखता है। क्या यहाँ एक व्यक्ति ने वास्तव में कुई को मार डाला? अंतरिक्ष यान से नीचे जाते समय नप्पा को खांसी आई। डिटेक्टर पर एक बटन दबाने के बाद वह और भी तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। इस दयनीय दौड़ में केवल एक अंक में युद्ध शक्ति है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे कुई को मार सकते थे। कई छायाएं कभी कभी उनके सामने चमकती थीं और उन्हें अजीब भावों के साथ देखती थीं, जिससे नप्पा अपने दिल में परेशान महसूस करते थे। उसने अपने होंठ को चाटा और अपनी बांह हिलाई। हड्डियों ने एक चरमरती हुई आवाज की। फिर उसने आधा कदम आगे बढ़ाया और शांत अभिव्यक्ति के साथ अपनी 2 उंगलियों को बढ़ाया। मुझे इन कष्टप्रद मक्खियों को देखकर चिढ़ होती है। मुझे इस जगह को जमीन पर गिराने दें। बोलने के बाद नप्पा ने 2 उंगलियों को ऊपर उठाया और जमीन के नीचे से अचानक एक विशाल मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल गई। गड़गड़ाहट, एक विस्फोट आकाश में बढ़ गया और अचानक आकाश में एक विशाल मशरूम बादल दिखाई दिया। एक पल में चौड़ी सड़कें एक जोरदार धमाके के साथ टूट गईं और शहरी क्षेत्र के सभी जीवित प्राणी शहर के साथ गायब हो गए। नप्पा और वेगेटा को खांसी आई और वे धुएं से बाहर चले गए। हा, अब ये बहुत अधिक आरामदायक है। अंकल नप्पा इतने ताकतवर हो गए हैं। ताकत से भरी मेरी मांसपेशियों की भावना वास्तव में अद्भुत है। नप्पा अपनी आंखें खोलकर दिल खोलकर हंसे। वेगेटा की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने झुंझलाहट में नप्पा को देखा, लेकिन उसकी आंखों के कोने थोड़े बुने हुए थे। अर्थलिंग बिल्कुल सैया की तरह दिखते हैं और वे उस व्यक्ति से बहुत मिलते जुलते हैं। वेगेटा 18 साल पहले की घटनाओं को याद करते हुए थोड़ी देर के लिए सदमे में थे। उस समय पृथ्वी से दूर एक ग्रह पर, क्योंकि वेगेटा एक मिशन को अंजाम देते समय हार गया था, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और वापसी की यात्रा पर था जब वह एक मानव महिला के अंतरिक्ष यान में भाग गया।
उसके बाद मानव महिला ने 3 महीने तक उसकी देखभाल की और उसे प्लेनेट लेडन नामक उपनिवेशित ग्रह पर भेज दिया। उसे याद आया कि वह उस समय केवल 11 वर्ष का था और मानव महिला 21 वर्ष की लग रही थी, लेकिन वह बहुत छोटी लग रही थी। क्या यह उस महिला का ग्रह हो सकता है? वेगेटा अपनी अभिव्यक्ति के फिर से उदासीन होने से पहले बड़बड़ाया और उसने ठंड से कहा, चलो फ्रीजा कॉर्प की लैंडिंग साइट पर चलते हैं। ये फ्रीजा के अधीनस्थों के लिए सयान की ताकत का अनुभव करने का समय है। ये कहने के बाद वेगेटा ने आकाश में गोली मार दी, जो दक्षिण शहर की ओर बढ़ रहा था। अरे, मेरा इंतजार करो। नप्पा ने आकाश में गिरने से पहले अपना सिर हिलाया और अपने होठों को पस किया। नप्पा थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि वह फ्रीजा कॉर्प के लोगों का सामना करने जा रहा था, लेकिन वेगेटा के सामने वह डर का कोई निशान नहीं दिखा सका, अन्यथा वह पीड़ित होगा। दूर देखो, ओल्ड कामी वेस्ट सिटी की दिशा में कठोर दिख रहा था। जब वेगेटा और नप्पा वेस्ट सिटी में उतरे तो ओल्ड कामी ने तुरंत इसे महसूस किया। पिछली समस्या हल होने से पहले एक नई समस्या सामने आई है। ये 2 नए लोग आए हैं, क्या वे भी सयाह हैं? हालांकि उनकी अंधेरी और ठंडी आभाजिया और गोकू के पिता से पूरी तरह से अलग है। पिकोलो उन एलियंस से भी नहीं निपट सकता था। अब 2 और सयाह हैं। novelUSB.com बूढ़ा कामी उत्सुकता से इधर उधर भागने लगा, अधिक से अधिक चिंतित महसूस करने लगा। जब बूढ़ा कामी अपनी बुद्धि के अंत में था, गोकू और अन्य लोगों की आभा अचानक अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार से निकली। बूढ़ा कामी उत्साहित हो गया और चिल्लाया, गोकू और अन्य लोग आ गए हैं। तुरंत वह प्रकाश की किरण में बदल गया, लुकआउट से गायब हो गया और तुरंत नरक के राजा के कार्यालय के बाहर दिखाई दिया। ओल्ड कामी ने गोकू, टीन, शिनहान, ची ची, चियात्सु, क्रिलिन और यामचा की आकृतियों के स्नैकवे की दिशा से उड़ने से पहले केवल कुछ सेकंड तक इंतजार किया। बूढ़े कामी, तुम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी चलते हैं, बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। पृथ्वी पर एलियंस द्वारा हमला किया जा रहा है और अब इसे आपकी ताकत की जरूरत है। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कुछ लोगों को पकड़ते हुए ओल्ड कामी ने आग्रह किया। ठीक है। प्रकाश की चमक के साथ हर कोई विशाल पृथ्वी के लुकआउट स्क्वायर पर दिखाई दिया।